तो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपकी स्टडी चैनल यूनिवर्सल स्टडी हब में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। अच्छा देखिए, इसका जो प्रैक्टिस पेपर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर की विशेषता ये है कि इस क्वेश्चन पेपर को मैंने DOE मतलब डायरेक्टरेट ऑफ द एजुकेशन NCT दिल्ली से ही लिया है। अब इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि इसमें से प्रश्न आपके काफी आएंगे। 30 प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में होंगे हमारे बच्चों, और इसमें हमें 3 घंटे का समय मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें 12 MCQ होंगे बच्चों। तो हम लोग शुरुआत करते हैं MCQ से बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपके 1 से 12 तक जो है बच्चों आपके MCQ है, और इन MCQ में आपको हर एक MCQ का उत्तर देने के लिए आपको 1 मार्क ग्रांट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कैंट ने अधिकार की कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी, कि हमारे अधिकार जो हैं वो इसकी कौन सी सोच या इसका कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों पेश किया था। तो इसकी जो इसने धारणा पेश की थी बच्चों, यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऑप्शन दिए हैं हमें बच्चों। पॉलिटिकल राजनीतिक, या फिर बच्चों राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक या आर्थिक। तो बच्चों, इमैनुएल कैंट ने कहा था कि आपके अधिकार जो हैं वो एथिकल होने चाहिए, एथिकल होने चाहिए, अनएथिकल नहीं। उन्होंने इसकी एक एथिकल यानी नैतिक अवधारणा ही पेश की थी। फिर अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है बच्चों, क्या इन्होंने पूछा है कि अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के विषय में क्या सही है। अब अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली होती क्या है बच्चों, पहले तो आप ये समझिए। देखिए एक ऐसा सिस्टम होता है कि पूरा देश होगा हमारा, उस पूरे देश में से पूरे देश में हमारी वोटिंग होगी। वोटिंग में इलेक्शन के बाद हमारे देश का प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। अब वो प्रेसिडेंट जो है बच्चों वो क्या करता है बच्चों, अब ये प्रेसिडेंट जो है इसके पास एक अधिकार होता है कि वो प्रधानमंत्री को या फिर जो भी देश को चलाने वाला हमारा डिपार्टमेंट है उसे अपनी मर्जी से इलेक्ट करता है। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट तो कर सकता है, मतलब उसने किसी को प्रधानमंत्री बनाना है, PM बनाना है, PM तो बन गया हमारा। बट अब आने वाले वर्षों तक जब तक नेक्स्ट चुनाव नहीं होते, ये इस प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता। और देश का जितना भी काम होगा, जो भी सारा काम होगा, सारी पावर्स जो होंगी वो हमारे PM के पास रहेंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा बाकी जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है हमारा, जो भी मंत्रालय है, वो सब इनके द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ हमसे क्या कहा गया है, और अध्यक्षात्मक मतलब सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, होता है बिल्कुल, लेकिन कब बनता है, और राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। मतलब देश जो होगा उसका राजा तो राष्ट्रपति ही माना जाएगा, लेकिन देश जो चलाएगा वो प्रधानमंत्री है बच्चों। ये दोनों ही बातें सही है हमारी। इस प्रकार से आप ये ऑप्शन हमारा बच्चों A और B, ये दोनों ही हमारे जो है वो सही आंसर होंगे इसके अंदर। ओके बेटा, तीसरा इन लोगों ने एक प्रश्न पूछा है बच्चों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए। अब न्यायपालिका मीन्स आपके कोर्ट, हमारे कोर्ट्स जो हैं वो किसी दबाव में कोई फैसला ना लें, कोई डिसीजन ना आए इनका, और जस्टिस जो है वो बना रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा जो है ट्रू नहीं है। यहाँ पर पहले में ही आपको बच्चों आपको आंसर सही मिल गया है, यानी तीसरे का आंसर आपका A होगा। फिर ये लोग क्या कहते हैं बच्चों, इन लोगों ने क्या कहा है बच्चों, इन लोगों ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश की सलाह ली जाती है। अब इस बात में ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया है इसको। चौथे प्रश्न में ये लोग क्या कह रहे हैं बच्चे आपसे, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था, मतलब किसने ये तर्क दिया था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। कि आप ये समझ लीजिए कि स्वतंत्रता और समानता ये दोनों ही निर्णायक हैं, दोनों ही डिसाइसिव हैं। ये निर्देश, तो ये बात किसने कही थी कि दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है हमारे, तो बच्चों ये बात हमारी कार्ल मार्क्स ने कही थी। ठीक है बच्चों, तो कार्ल मार्क्स, इस प्रकार से आंसर आपका C कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ये बच्चों जो है ये सारे आपके MCQ टाइप हैं हमारे, इसमें आपके फैक्चुअल पार्ट हैं बच्चों। मैं ऐसा अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर मैं इसके आंसर वगैरह आपको दिखाता रहता हूँ बच्चों ये। और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बच्चों।
2 मार्क क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोग आते हैं बच्चों, ये पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ वो फैक्चुअल पार्ट है, वहाँ पर एमसीक्यू में मैंने आपके आंसर आपको बता दिए हैं बच्चों। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ से समझना शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत बच्चों का विषय क्षेत्र क्या है। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं बच्चों हमारे, हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटी या पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हमारे जो है वो नियम या वो कायदे कानून, कायदे कानून नहीं बच्चों, वो कायदे जो पॉलिटिक्स करने के लिए, किसी देश की राजनीति चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं बच्चों। तो उनका विषय क्षेत्र क्या है, इनको लगाया कहाँ जाता है, ये सिद्धांत लगते कब कब हैं बच्चों। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत लगते कहाँ है, राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र मतलब लगते कहाँ कहाँ है कि अंतर्गत कौन कौन सी, देखिए एक तो स्टेट या राज्य आता है हमारा, यहाँ राज्य का मतलब, तो बच्चों आपको ये नहीं कि हम लोग अपने इंडिया के एक स्टेट नहीं, पूरे देश की बात है। राज्य और सरकार का अध्ययन करना कि हमारा देश किस प्रकार का है, सरकार किस प्रकार की है, अगर इनका अध्ययन करना है, इन्हें डीपली आपको अगर ऑब्जर्व करना है, तो आप राजनीतिक सिद्धांत या फिर पॉलिटिकल प्रिंसिपल जो है बच्चों इनको आप लगाते हैं यहाँ पर। तथा शक्ति और राजनीतिक, अब दूसरा और कहाँ कहाँ लगता है बच्चों ये, शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करना। अब जो भी पॉलिटिकल पावर्स है या राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जो भी विचारधाराएं या सोच या इनका भी जब आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इसको कंपेयर किससे करते हैं, आप इनको कंपेयर करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो मशहूर हमारे, जो काफी फेमस बेटे आप जानते हैं, पॉलिटिशियंस या एक्सपर्ट्स हमारे पॉलिटिक्स के गुजरे हैं, चाहे वो आपका अफलातून हो, अरस्तु हो या कोई और हो बच्चों। ठीक है बेटा। फिर अब इन लोगों ने एक प्रश्न हमसे क्या पूछा है, 14 क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं कि ये बात सच है, जो राजनेता, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, जो भी वो काम करेंगे वो सब राजनीति ही कहलाएगा। तो इस कथन से हम लोग क्या समझते हैं बच्चों, देखिए राजनीति क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए बहुत से लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, मतलब जो भी हमारे देश के नेता हैं वही राजनीति है। अर्थात जब वह राजनेताओं को दल बदल करते हुए झूठे वादे और बड़े बड़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वह राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों हम लोग ये बात आपको बताते हैं बच्चों कि ये घोटाले या फिर जो भी हमारा करप्शन है ये राजनीति का हिस्सा नहीं है बच्चों। राजनीति जो है ये झूठे वादे करना या दल बदल करना ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। राजनीति देखिए राजनीति है क्या, राजनीति कुछ लोग कहते हैं बहुत गंदा खेल है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीति है क्या बच्चों, एक ऐसी नीति, एक ऐसी नीति जिसके द्वारा आप राज कर सकें, आप जिस पर राज कर सकें, देश, एक ऐसी पॉलिसी जिसके द्वारा आप देश चला सके, सरकार चला सके। तो बच्चों राजनीति कहाँ नहीं है, हर जगह राजनीति है बेटे। आज के टाइम में आप देखेंगे बच्चों घर में माँ बच्चों से राजनीति करती है। अब आप कहेंगे कि ये तो काफी आपने गलत स्टेटमेंट कहा है सर। नहीं बच्चों, राजनीति मतलब राजनीति का आप गलत गलत अर्थ में क्यों लेकर जा रहे हैं। देखिए घर में अगर दो भाई हैं, उनकी नहीं बनती, लड़ते हैं, तो माँ क्या बोलती है, माँ कहती है कि नहीं बेटा, एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तारीफ करती है, झूठ बोलती है, राजनीति ही तो है। तो बच्चों यहाँ पर देश में देखिए, देश के अंदर आपसी प्रेम, सौहार्द, मेल मिलाप बना रहे, तो उसी के अंदर, और राजनीति के अंदर हम लोग देश चलाना भी आता है बच्चों। तो ये राजनीति का मतलब बेटे यहाँ पर अलग अलग तबकों से जोड़ तोड़ करना या अपने समूह, अपने किसी एक खास ग्रुप, अपने एक स्पेशल समूह के लिए स्वार्थ या निष्ठुरता से घृणित काम करना या हिंसा करना, यह राजनीति नहीं है बच्चों। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो राजनेता करते हैं वो सब सब राजनीति है, नहीं, राजनीति भी है। और कुछ ये नहीं कि सभी नेता अच्छे होते हैं, कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो ये सब काम भी करते हैं, जैसे कि हमारे उत्तर में बताया गया है बच्चों। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक कौन होते हैं बच्चों, हमारी जिनकी संख्या जो है वो देश में कम हो। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के प्रतिनिधित्व यानी लीडरशिप की किसी एक विधि को लिखिए कि अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी हमारे देश में या किसी भी देश में है तो उनका प्रतिनिधित्व जो है वो किस प्रकार जो है उसको किया जा सकता है। तो अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व के लिए, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी के लीडरशिप के लिए कई प्रकार के निर्वाचन पद्धतियां, निर्वाचन मतलब पद्धतियों को अपनाया जाता है। इनमें से एक है संचयी मत प्रणाली। अच्छा, इस प्रणाली में, संचय मत प्रणाली में क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाताओं को उतने मत देने का अधिकार है जितने प्रतिनिधि निर्वाचन में भाग लेते हैं।
लेकिन मतदाता को ये, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत हर एक मतदाता, प्रत्येक मतदाता में जितने भी वोटर हमारे होंगे उनको उतने ही मत देने का अधिकार है जितने प्रतिनिधि निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये नहीं कि आप उससे ज्यादा वोट दे सके, लेकिन मतदाताओं को एक ये स्वतंत्रता होती है कि वह अपने सभी मत एक ही व्यक्ति को दे दे या सभी प्रतिनिधियों में बांट दे। ओके बच्चों, तो यहां पर आप ये याद रखना बच्चों कि हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कहा गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं दो नीति निर्देशक तत्व। अब यहां पर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अब ये हैं क्या बच्चों हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, है क्या बच्चों हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व हमारे हैं क्या बच्चों। देखिए आप जानते हैं कि जब भी देश की या फिर हमारे राज्य की कोई सरकार बनती है तो हमारे संविधान में कुछ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताए गए हैं कि देश की सरकार आप कैसे चला सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश जो है अगर नियमों को या इन प्रिंसिपल को अगर राज्य की सरकार या देश की सरकार इसको ना मान सके तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। आप देश की सरकार को मजबूर नहीं कर सकते या पनिशेबल भी नहीं है, कोर्ट उसको पनिश नहीं करेगा। ठीक है तो यहां पर इन्होंने आपसे क्या पूछा है बच्चों, इन्होंने पूछा है कि सामाजिक न्याय मतलब आप जो है सामाजिक इंसाफ या न्याय से संबंधित दो डीपीएसपी आपको जो है बताने। तो बेटा पहला क्या है, सामाजिक न्याय से संबंधित दो डीपीएसपी कौन कौन से। अच्छा, डीपीएसपी जो हमारे संविधान में दिया गया है बच्चों, अनुच्छेद 41 में पहला डीपीएसपी क्या है, जिससे समाज में जो ऊंच नीच या फिर लड़का लड़की या फिर ऊंची जात नीची जात ये सब जो हमारे डिफरेंसेस हैं ये खत्म हो जाएं। तो पहला बच्चों डीपीएसपी हमसे क्या कहता है, पहला डीपीएसपी हमसे कहता है कि राज्य ये प्रयास करेगा, अब राज्य मतलब देश की सरकार ये प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा प्राप्त कर सकें, कि जितने भी वो पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से जितना भी उनका एजुकेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंगली उनको उनको जो है वो रोजगार जरूर मिले, एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता मतलब अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ापा है या कोई बेकार मतलब उसको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, इन जैसी दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकता है। मतलब सरकार की ओर से उसको कुछ ना कुछ असिस्टमेंट या कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। अब वो हो सकता है कि नरेगा मनरेगा या कोई एनी अदर हमारी जो है वो स्कीम हो बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ पर हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर बच्चों। अच्छा, दूसरा नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हमारा क्या है बच्चों, दूसरा डीपीएसपी है राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा, ऐसी कोशिश करेगा कि व्यक्तियों को अनुकूल अवस्था में मतलब जो भी फेवरेबल कंडीशन हो हमारी उन्हीं में कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता भी उपलब्ध हो सके। अब प्रसूति मतलब क्या, प्रसूति मतलब जो फीमेल्स हैं हमारी उनको देखिए हर आप जानते हैं कि ऊपर वाले ने जो है नस्ल को आगे बढ़ाने का काम या फिर जो हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम फीमेल्स को दिया है। तो उस समय जो है यहाँ पर सरकार को उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कुछ छुट्टी जो है कुछ लीव्स जो हैं उन लेडी को देनी होंगी, और इसका जो जिक्र किया गया है इसके बारे में जो कहा गया है वो अनुच्छेद 42 में कहा गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर एक सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कामकाजी महिलाओं को मतलब जो भी आपकी वर्किंग वीमेन्स हैं हमारी उनको मातृत्व अवकाश दिया जाना समानता के अधिकार का एक उल्लंघन है या नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि इन फीमेल्स को जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर उनको जो है जब अगर छुट्टी प्रोवाइड की जाती है तो ये सही है या गलत है। तो ये समानता के अधिकार के, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, आप जो है आप बच्चों असमानता करके ही समानता ला सकते हैं। आप जानते हैं एक हाथ की 5 उंगलियों को ऊपर वाले ने बराबर नहीं बनाया, तो समाज में सभी लोग बराबर कैसे हो सकते हैं। अगर अगर आप प्राकृतिक रूप से देखें तो महिलाएं पुरुषों से शारीरिक रूप से दुर्बल होती हैं, थोड़ी कमजोर होती हैं बच्चों। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर कि और महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफी ना हो इस बात को देखते हुए ये ये जो अवकाश है ये प्रदान किया जाता है बच्चों। दूसरा ये कि इस दौरान अगर महिला अगर एक शिशु को जन्म देती है तो यहाँ यहाँ पर उसको जो है अगर आप सैलरी देते हैं उसकी लीव्स के लिए भी तो कोई गलत नहीं होगा बच्चों। देखते हैं हमारा आंसर हमसे क्या कहता है, कामकाजी महिलाओं यानी जो वर्किंग वीमन है उनको मातृत्व अवकाश दिया जाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है ही नहीं।
बिल्कुल, बल्कि ये एक सकारात्मक या एक पॉजिटिव कार्यवाही है जिसके आधार पर समानता स्थापित की जा सकती है। आप इसी प्रकार से समानता ला सकते हैं। ठीक है, अब पुरुषों को तो देखिए कोई उनको प्रेगनेंसी जैसे पीरियड का सामना नहीं करना होता। अब ये सामना किसको करना होता है बच्चों? फीमेल्स को। तो फीमेल्स को क्या है बेटे, फीमेल्स जो है उन्हें उन्हें जो है इस प्रकार की लीव्स मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वरदान तो प्रकृति ने जो है वो महिलाओं को ही दिया है। ठीक है, मातृत्व अवकाश महिलाओं के लिए नितांत आवश्यक होता है, बेहद जरूरी है बच्चों, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में महिलाएं कार्य करने में असमर्थ होती हैं। ओके, अब 18वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बच्चों, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? अब अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, उनकी धार्मिक आजादी के लिए, अब ये आपका आजादी वाला चैप्टर आ गया, आजादी मतलब इनका फ्रीडम या स्वतंत्रता के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। अब प्रावधान मतलब कि ये अपना धर्म जो है वो अपना आसानी से अपना सकें, उसको उसको जो है बेटे ये फॉलो कर सके, जो भी इनका रिलीजन है। ओके, तो उत्तर हमारा क्या है बच्चों? पहला क्या है बच्चों, आप देखेंगे पहला, हमसे पहला क्या कहते हैं बेटे, अल्पसंख्यक समुदायों को ये अधिकार है कि वे अपनी संस्कृति मतलब जो उनका कल्चर है, उनकी भाषा है, जो उनकी लिपि है, जो भी उनकी लिपि है, जो उनकी राइट। ठीक है बेटे, यहाँ पर जैसे अगर अगर हम कहते हैं कि आप उर्दू या फारसी या पंजाबी, ठीक है, इनको संरक्षित रख सकते हैं, ये परमिशन है। दूसरा दूसरा बच्चों यहाँ पर एक और बात कही है इन्होंने, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना, जैसे अगर मुसलमान चाहें तो वो लोग अल्पसंख्यक हैं तो वो मदरसे खोल सकते हैं बेटे, और प्रशासन भी कर सकते हैं, अपनी क्या कर सकते हैं बच्चों, शिक्षा संस्थान भी ये चला सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं, मतलब अपने प्रकार से जो है। जैसे आप ये देखेंगे आप कि हम लोगों ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके अंदर आपने देखा होगा अनाथ बच्चों, मुस्लिम अनाथ बच्चे हो गए, या फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर उनमें विडोज होती हैं, विधवाओं के विकास के लिए या फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई ट्रस्ट वगैरह बना सकते हैं, जिसमें धार्मिक शिक्षा की भी व्यवस्था कर सकते हैं, अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, परंतु किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अन्यथा या फिर ये सेकुलरिज्म के विरुद्ध होगा बच्चों। अब अगला प्रश्न है बेटे हमारा क्या, प्रश्न नहीं बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा अल्पसंख्यक समुदायों को, ये एक और है बच्चों यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए, जो उनकी एक्सिस्टेंस को बचाए रखने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तीसरा प्रावधान क्या है बच्चों हमारे संविधान में, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, हमारे जो जो कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, उनको यह अधिकार भी दिया गया है कि वे किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। यह नहीं कि आप अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, आप किसी खास धर्म को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है इस प्रकार से आपको वहां एडमिशन नहीं, आप एडमिशन मिल सकता है आपको किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी स्कूल में आप। ठीक है, उन्हें धार्मिक आधार पर शिक्षा देने के लिए कोई मना नहीं करेगा एडमिशन, अगर आपको आप ये कहेंगे कि किसी भी धर्म के आधार पर आपको हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा सकता आपके रिलीजन के बेसिस पे, तो बच्चों ऐसा हमारे देश के अंदर कोई कानून नहीं है, हमारे देश में बेटे उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, धर्म के आधार पर कोई भी हाथाचाटी नहीं की जाएगी। अच्छा, 4 अंक वाले प्रश्न में आते हैं बच्चों हम लोग। 4 अंक वाले प्रश्न में इन लोगों ने देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19 में, क्या आप मानते हैं कि भारत में स्थानीय शासन, अब स्थानीय शासन क्या है बच्चों ये देखिए, देखिए स्थानीय शासन के बारे में हम लोगों ने कई बार पहले भी पढ़ा है इसको यहाँ पर। ओके, देखिए हम लोग जानते हैं हम शहरों में रहते हैं तो यहाँ पर एक चीज है जिसको हम बोलते हैं बच्चों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन। गांवों में ये चीज हमारी बच्चों यही संस्था जो है हमारी क्या, या फिर दिल्ली में है तो दिल्ली में हम लोग इसको एमसीडी कहते हैं, मुंबई में है तो हम इसको बीएमसी कहते हैं बच्चों। ठीक है, शहरों में तो ये कहलाता है बच्चों हमारा, बट यहाँ पर ग्राम पंचायत या पंचायतें हमारी जो है यही काम करती हैं, जो लोकल। देखिए आप ये जानते हैं कि हमारे देश के मिनिस्टर्स हो गए या फिर हमारे देश के मंत्री हो गए या हमारे देश के एमएलए हो गए या एमपीज हो गए, अब देखिए ये भी काम को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर देखा जाए, अब आपकी आपकी गलियों के अंदर अगर सफाई करने म्यूनिसिपैलिटी के बंदे आते हैं, अब अगर आपको रोड्स बनानी है तो वो भी म्यूनिसिपैलिटी बनाएगी, या फिर अगर दिल्ली में कहीं कोई फ्लैट्स वगैरह बनने डीडीए बनाएगी हमारी। तो हमारे ये लोकल जो हमारे देखिए ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये हमारे गलियों में आकर ये सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय प्रशासन या स्थानीय शासन।
तो इसने डेमोक्रेसी को मजबूत किया है बच्चों। इससे आप क्या समझते हैं, क्या वाकई डेमोक्रेसी मजबूत हुई है बच्चों हमारी? बिल्कुल हुई है बच्चों, मेरा मानना है बिल्कुल हुई है बच्चों। देखिए अगर आप देखेंगे तो हमारे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन, अब ये 73वां 74वां संशोधन हमारा बच्चों, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमारा कब हुआ बच्चों, ये हमारा हुआ बच्चों 1992-93। ओके बच्चों, यहाँ पर ये संशोधन लाया गया था। अब इसमें बच्चों हमारे स्थानीय जो प्रशासन है हमारे, या फिर स्थानीय शासन है, इनको बढ़ावा या इनको संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भारत में लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ। अब यहाँ पर स्थानीय शासन के निम्नलिखित आधार पर, अब यहाँ पर मैं आपको बच्चों ये शुरू करने से पहले देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, लोकतंत्र में सभी को बराबर का दर्जा दिया जाता है, सभी को बराबर की वैल्यू दी जाती है। ठीक है बच्चों, जब से बच्चों हम लोग जानते हैं कि 73वें और 74वें संशोधन के अंदर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने स्थानीय शासन के कार्यों में अपनी भागीदारी को बढ़ाया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सशक्त किया। ठीक है, कि लोग जो हैं यहाँ पर कॉर्पोरेशन के साथ जो वो मिले और उन्होंने, फिर क्या कहते हैं बच्चों, स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी। अब देखिए डेमोक्रेसी का मतलब है सबको बराबर का अधिकार मिले, तो यहाँ पर बराबर का अधिकार मिला किस प्रकार से, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया और कहा गया कि भाई आपको 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को देना होगा, चाहे वो आपके गांव की पंचायत हो या फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी हो। भागीदारी को सुनिश्चित किया गया जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, मतलब और जो फीमेल्स हैं हमारी फीमेल्स, उनको बेटे रिस्पेक्ट भी मिली और उनको जो है बच्चों यहाँ पर उनकी भागीदारी को भी बढ़ाया गया, मतलब उन्हें भी माना गया कि ये भी हमारे समाज का इक्वल पार्ट है, आप इनको भी बराबरी का दर्जा देंगे, बराबरी का दर्जा देंगे। अच्छा, इसने लोकतंत्र को और अधिक सशक्त किया। स्थानीय शासन में देखा जाए तो स्थानीय लोगों को सरकार के कार्यों में भाग लेने का अवसर भी मिला। स्थानीय लोग मतलब जैसे पंचायती राज हुआ करता, पंचायत हुआ करती थी, पंचायत। अब पंचायत जब सरकारी डिपार्टमेंट बन गया हमारा और हम लोगों ने पंचायत में हमारे पंच हो, हम लोगों के सरपंच हो, इन सभी के लिए इलेक्शंस होने लगे। तो अब यहाँ पर ये बात भी सुनिश्चित कर दी गई बच्चों के, हम लोग जानते हैं कि पहले तो आप जानते हैं गांव में ये जो है जात पात ऊंच नीच जो है बहुत ज्यादा होता है, शहरों में इतना नहीं है हमारा, तो यहाँ गांवों में काफी होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर जब से ये पंचायत के अंदर चुनाव का सिस्टम आया तो यहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स या बराबर का अधिकार भी मिला। तो स्थानीय शासन ने स्थानीय लोगों, अब इसमें जो स्थानीय लोग जो थे बेटे, वो लोग बराबर की हिस्सेदारी हुई, बराबर की हिस्सेदारी हुई बच्चों हमारी। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं स्थानीय शासन स्थानीय लोगों को सरकारी कार्यों में भाग लेने का अवसर देते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक या निकटता से समझने का अवसर प्रदान होता है। किनको बेटे, हमारे लोकल्स को, आम लोगों को, जिसके कारण जनता की आस्था लोकतंत्र में और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। स्थानीय शासन में आम नागरिकों ने चुनाव लड़कर और भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक व्यवहारिक बनाया है कि हाँ भाई ये जो ठीक है, जिसके कारण लोकतंत्र में नागरिकों की आस्था अधिक से अधिक सशक्त हुई है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ पर गांवों में मैंने आपसे कहा था कि बच्चों यहाँ पर चुनाव जब हुआ करते थे पंच के, सरपंच के या पंचों के या फिर पंचायती जब तक सरकार का कोई रोल नहीं था हमारा पंचायती राज में, तब तक चुनाव के अंदर औरतों का अधिकार नहीं था कि वो पंचायत के चुनाव में जो है वो टेक पार्ट करें या हिस्सेदारी करें। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जिनको ये लोग कहते हैं कि नहीं ये जो है एक बड़ी जात वाले हैं, छोटी जात वालों को कोई अधिकार नहीं था या गरीबों को कोई अधिकार नहीं था, ज्यादातर जो है वहां पर इस प्रकार से करप्शन जो कहें हम लोग वो हमारा बच्चों काफी फैला हुआ था। तो ये सब बेटे खत्म का हुआ जब सरकार ने पंचायती राज को अपने हाथ में लिया और उसके बाद सभी को इक्वल बराबरी का मौका दिया, स्पेशली महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण रखा, उससे महिलाओं की हालत काफी सुधरी बच्चों। यहाँ पर तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि भारतीय लोकतंत्र में, मतलब जो हमारा देश है आप जानते हैं एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बच्चों, यहाँ पे डेमोक्रेसी हमारे देश में, तो यहाँ जनप्रतिनिधि मतलब जनता के द्वारा जो नेता चुन कर आते हैं उनके चुनाव की कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो बच्चों इलेक्शन के कौन कौन से तरीके हैं बेटे हमारे देश के अंदर,
तो बेटा यहाँ देखेंगे आप, भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि या फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग जो लोकसभा में हमारे ओर से एमपी या एमएलए बनकर जाएंगे, उनके चुनाव के लिए सर्वाधिक मत अधिकार वाली प्रणाली को अपनाया जाता है। मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो प्रत्याशी हमारा जनप्रतिनिधि बन जाएगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा, अपनाया जाता है। ये प्रणाली अत्यंत सरल, क्यों? क्योंकि बहुत इजी है बेटे हमारी, और सुविधाजनक है। सबसे ज्यादा वोट और विनर बन गए हमारे बच्चे यहाँ पर। और इस तरह से उस पर्टिकुलर उस खास सीट के ऊपर हमारा जो प्रत्याशी है वो जनप्रतिनिधि बन जाता है बेटे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए इसको सुविधाजनक भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में निर्वाचन के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। इलेक्शन के टाइम में निर्वाचन मतलब इलेक्शन के लिए इसी तरीके को, इसी हम लोग जो है पद्धति को अपनाते हैं। सर्वाधिक मत से जी, सर्वाधिक मत मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे, या फिर हमारा प्रणाली को कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब क्या क्या विशेषताएं सबसे ज्यादा, देखो इस प्रणाली में यहाँ क्या कहा गया, इस प्रणाली के माध्यम से चुनावों में जिस प्रतिनिधि को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वो विजयी घोषित किया जाता है। मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो विनर हमारा। ये प्रणाली अधिक जनसंख्या वाले देशों और बड़े आकार वाले देशों में अधिक उपयोग में लाई जाती है। अब बड़े देश वाले मतलब बड़े आकार वाले देश मतलब जैसा हमारा देश भारत है, हम भारत में जो है करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग है ना, आपने पढ़ा होगा कि हमारे चुनाव जो है वो दो प्रकार से होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों आपका प्रत्यक्ष, और एक होता है बच्चों आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये जो प्रणाली है, प्रत्यक्ष जो चुनाव है आपका, ये इलेक्शन है, ये अब नहीं बच्चों, अब तो यूनान में पहले हुआ करता था बच्चों। यहाँ पर एक बड़े ग्राउंड में सभी लोग जमा हो गए यहाँ पर, और यहाँ हमारा जो राज्य था, राज्य सरकार पूछती थी कि उसने अपने प्रोग्राम आपको बताया, अपनी प्लानिंग्स आपको बताई, और आपसे पूछा जाता था बताइए यहाँ पर हम लोग क्या फैसला लें, क्या डिसीजन लें। लोग अपना हाथ खड़ा करते थे और बताते थे कि ये डिसीजन लेना है। बट अप्रत्यक्ष चुनाव बेटे, अब जैसे भारत है, करोड़ों लोग रहते हैं हमारे देश में, आप करोड़ों लोगों के लिए आप कौन से किस ग्राउंड में खड़ा करोगे, किस प्रकार से आप उनसे वोटिंग कराएंगे आप। तो यहाँ हम लोग है ना खुद फैसला नहीं लेते, खुद डिसीजन नहीं लेते। हम लोग अपने द्वारा कुछ अपने प्रतिनिधि, अपने कुछ जो है बेटे, हम लोग यहाँ पर प्रतिनिधि चुन लेते हैं, और वो लोकसभा में जाकर हमारी बात को, जो भी हमारी डिमांड्स होंगी उनको लोकसभा में लेकर जाते हैं, आगे तक लेकर जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर भारत जैसे बड़े देश के अंदर तो ये जरूरी है बेटे, तो ये ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब इसमें होता है क्या बच्चों, हमारा देखिए देश है, देश को कई हिस्सों में बांट दिया। अब हमारे भारत देश है, यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ इलेक्शन के लिए कितने आपके 28 स्टेट हो गए हमारे, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, यहाँ पर बांट दिया गया है। ठीक है बेटे यहाँ पर और फिर उसके बाद चुनाव होते हैं हमारे। फिर कहते हैं निर्वाचन मतलब इलेक्शन की इस प्रणाली में मतदान अपने प्रतिनिधियों को मत देता है। मतदाता मतलब जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, डायरेक्टली आप उसको इलेक्ट कर लोगे, आप उसको वोट दे देंगे। ये प्रणाली भारत और ब्रिटेन में, भारत और ब्रिटेन, बच्चों मैं बता दूं कि ब्रिटेन में हम लोगों ने ये सब बातें ब्रिटेन से ही सीखी हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि काफी लंबे समय तक हम लोग बच्चों उन्हीं कॉलोनी भी रहे हैं, उपनिवेशवाद था हमारा यहाँ पर। तो ब्रिटेन से में और भारत में ये प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। फिर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि को चुना जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी क्षेत्र में है, जैसे आप अगर यहाँ दिल्ली में हो और यहाँ पर आप, हमारा एक क्षेत्र है जीके या ग्रेटर कैलाश, तो ग्रेटर कैलाश में क्या होगा बच्चों यहाँ पर कि इसमें हमारे चुनाव में जो है बच्चों उम्मीदवार तो बहुत से खड़े होंगे यहाँ पर हमारे, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा सर्वाधिक मत मिलेंगे, सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वही हमारा एक क्षेत्र से, एक इलाके से एक ही प्रतिनिधि चुना जा सकता है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन पर, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कहता है बच्चों यहाँ पर, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनके उत्तर थोड़े आगे पीछे हो गए हैं बच्चों हमारे, लेकिन हाँ पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है बच्चों इसमें। देखिए यहाँ क्या गया है, क्या कहा गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कौन कौन सी याचिकाएं शामिल है। अब ये सब हैं क्या बच्चों, देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ बच्चों के, सरकार ने देखिए संवैधानिक उपचार मतलब आपसे ये कहता हूँ बच्चों के, आपने इसको बोलते हैं बच्चों क्या, रिट्स।
ठीक है, इसको आप रिट कह सकते हो। हमारे हमारे बहुत सारे जो है फंडामेंटल राइट्स हमारी सरकार ने हमें दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने बच्चों? 5 फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, अगर इन फंडामेंटल राइट्स को अगर कहीं इनकी अवहेलना होती है, इन फंडामेंटल राइट्स को कहीं माना नहीं जाता, तो इन फंडामेंटल राइट्स को कौन मनवाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो? तो बच्चों, इसके लिए हम लोग जा सकते हैं बच्चों, कहाँ? हम लोग सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है जा सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे बुनियादी राइट्स हैं, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा है या उनको माना नहीं जा रहा। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर एक आप याचिका आप दायर कर सकते हैं। आप यहाँ पे याचिका लगा सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या उसे कहते हैं हम लोग? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन हाँ, ये PIL तभी आप दायर कर सकते हैं, तभी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जब 5 कंडीशंस हो हमारी बच्चों। 5 कंडीशंस मतलब आपके सेफ गार्ड किया जा रहा है बच्चों, किसको बचाया जा रहा है? आपके फंडामेंटल राइट्स को। और फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए बच्चों हमें क्या है? 5 कंडीशंस ऐसी होती हैं जब आप ये याचिका लगा सकते हैं। अच्छा, ये पावर्स जो हैं, देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में अच्छा देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने बताया गया कि आपको ये जो पावर्स दी हैं, या इनका विवेचना, या इनके इनका जिक्र जो हुआ है बच्चों, वो किस किस संविधान में? देखिए, हमारे संविधान के भाग तीसरे पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब इसमें 5 याचिकाएं या लेखों का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है बच्चों आपका क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यहाँ क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब उसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर इसे बोलते हैं आप बच्चों हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस। अब हबीस कॉर्पस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हैवस बॉडी। हैवस बॉडी मतलब अगर अगर किसी भी कारणवश किसी ने अगर देखिए, यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। देखिए, अगर अब बाहर आप जा रहे हो और किसी किसी भी वजह से, किसी भी कारणवश, या कोई अगर बाहर जा रहा है, कहीं कुछ धारा 144 लगी है और बाहर उसको नहीं मालूम चला गया, और पुलिस ने अगर उसको बंद कर दिया या उठाकर रख लिया, और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बेटे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया उसे, तो यहाँ पर ये कोर्ट की भी अवहेलना होगी। 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चों मैजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करना होता है। अगर नहीं होता तो जिसको भी बंद किया गया है, जिसको भी जो है गिरफ्तार किया गया है, उसके रिश्तेदार या उसका कोई दोस्त, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर हबीस कॉर्पस नाम की याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत। देखिए यहाँ क्या कहा गया बच्चों? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। यदि उस व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी देगा, बट आपको जो है उसे 24 घंटे के भीतर भीतर आपको, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने उसे कोर्ट में पेश करना है बच्चों। परमादेश। अच्छा, परमादेश है क्या बच्चों? ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पद अधिकारी अपने, अच्छा, यहां पर हम लोगों ने बच्चों परमादेश, तो यहां पर बेटे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सार्वजनिक पद अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा। जैसे आप जानते हैं, बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं, आप अगर सरकारी ऑफिस में जाएंगे, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग जो अपना काम तरीके से नहीं करते, या तो वो आपसे ब्राइब मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, या फिर आपको घुमाते रहते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं बच्चों? आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और वहां परमादेश नाम की याचिका लगाई जा सकती है। ओके बच्चों, यहां पर, और इससे जिसको देखिए यहां पर हम लोग यहां पर परमादेश जो है, और इससे किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित, ये ध्यान रखिएगा कि आपने मौलिक अधिकार अगर प्रभावित होगा तभी, कि भाई आप गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं और आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता को परेशानी हो रही है, या हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। इस कंडीशन में आप उस इंसान के, उस अधिकारी के विरुद्ध परमादेश नाम की याचिका अदालत में लगा सकते हैं। निषेध आदेश। अब ये निषेध, ठीक है, ये
आदेश न्यायालय द्वारा तब पारित किया जाता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है। इस आदेश या रिट के द्वारा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय निचली अदालत को ऐसा करने से रोक सकता है। तो बच्चों यहां पर एक बात याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान में रखना है बेटे, यहां पर एक एक आपने सुना भी होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ओके, तो यहां पर बच्चों, यहां पर आपने ध्यान रखना है बच्चों, पहला है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशनरी मेजर देखिए क्या लिया जाता है निषेध आदेश के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि हमारी कोई छोटी अदालत है, वो अपने लिमिट से बाहर है, मतलब ये कि उसके पास आपने देखा एक छोटी अदालत, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को जो है वो कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सजा दे सके या सजाए मौत दे सके, ठीक है, या मृत्युदंड दे सके, और वो उससे बाहर जा रही है, या फिर इतने जो एविडेंसेस हैं, सबूत इतने हैं नहीं, और फिर भी अदालत जो है वो फैसला सुनाने जा रही है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश आ सकता है ये याद दिलाने के लिए कि आप जो है वो अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, तो ये भी आदेश बेटे सुप्रीम कोर्ट से ही आता है हमारा, और ये निचली अदालतों को आता है। अगर हाई कोर्ट है तो अपने निचली अदालत को दे सकती है ये, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट से कह सकती है कि आप अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जा रहे हैं। बट ये बताया जाता है पहले कि आप, फिर भी अगर कोर्ट ऐसा फैसला दे दे, ऐसा अगर वो दे देती है बच्चों, तो क्या होता है उत्प्रेषण लेख, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अदालत बिना अधिकार के फैसला उसने दे दिया, अपना डिसीजन या जजमेंट उसका आ गया बच्चों, तो ऐसे जजमेंट केस में क्या होता है बच्चों की जो बड़ी अदालतें हैं, जैसे आपने कई बार देखा भी होगा मूवीज में भी या कहीं और भी, कि जो निचली अदालत है उसने अगर कोई फैसला दे दिया तो उसकी, जैसे हाई कोर्ट है या आपने आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बच्चों की, यहाँ पर क्या होता है कि इनकी अदालतों के जो आपके जो डिसीजंस होते हैं उन्हें चैलेंज किया जाता है हायर कोर्ट के अंदर। तो सेशन कोर्ट का हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसको ऐसा लगता है कि ये अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर गए थे और ये स्लैब नहीं था, तो यहाँ पर वो सजा खत्म कर दी जाती है और उन जो आपकी निचली अदालत है उसके डिसीजन को क्वाश कर दिया जाता है बच्चों, यानी खत्म कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग उत्प्रेक्षण लेख, या फिर आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर सर्शोररी या फिर उत्प्रेक्षण लेख। अच्छा, फिर आता है अधिकार परीक्षा। परीक्षा ये क्या, ये आदेश या रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आपने देखा होगा कानूनन, आपने, अगर आप यहाँ तो नहीं लेकिन आपने कहीं देखा, आपने, चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक हमारे झोला छाप डॉक्टर है या डिग्री नहीं है, कंपाउंडर साहब हैं, वो कंपाउंडर ने क्या किया, एक क्लिनिक खोल कर बैठ गए। भाई जब आप डॉक्टर नहीं है तो किस अधिकार से आप लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप तो कंपाउंडर हैं। तो जब ऐसा लगता है, या फिर किसी ने किसी प्रकार से किसी यूनिवर्सिटी में नकली सर्टिफिकेट देकर या कुछ भी करके वहां जाकर अब उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मतलब उसने पास नहीं की 10वीं भी और उसने नकली सर्टिफिकेट लगाकर, और किसी प्रकार से वो पकड़ में आ जाता है, तो इस केस में भी कोर्ट की ओर से आदेश यही आता है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार के आदेश के द्वारा न्यायालय उस व्यक्ति को उस पद या उस कार्य से, उस काम को करने से रोक सकती है। तो बच्चों ये हमारी रेट्स थी, 5 रेट्स थी बच्चों, कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण लेख। ओके बच्चों, यहां तक कि आपको समझ में आ ही रहा होगा बच्चों। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 22। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में नेहरू के प्रमुख विचार क्या थे। अब धर्मनिरपेक्षता मतलब सेक्युलरिज्म, कि एक ऐसा देश जहां पर सभी धर्मों को बराबर समझा जाएगा, कानून की नजर में कोई भी धर्म जो है बड़ा या छोटा नहीं होगा, सभी धर्म बराबर है। तो इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार क्या थे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आप देखेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म के विषय में नेहरू जी के प्रमुख, हालांकि ये सेक्युलरिज्म जो है बेटे वो काफी देर बाद, मतलब नेहरू जी की मृत्यु के कई वर्ष बाद जो है वो हमारे संविधान में जो है उसको सम्मिलित किया गया है, उसको ऐड किया गया है बच्चों।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में नेहरू जी के प्रमुख विचारों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों। देखिए, पहला क्या है, नेहरू जी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। मतलब सभी को आप सेफ गार्ड करोगे, जितने धर्म हैं उन सभी को देश की सरकार जो है वो बचाएगी। सरकार का ना तो कोई फेवरेट रिलीजन होगा और ना ही कोई दुश्मन रिलीजन होगा, सब सब इक्वल होंगे बच्चों। वे एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे, एक ऐसा सेकुलर देश बनाना चाहते थे जो सभी धर्मों की सुरक्षा करे, एक ऐसा देश जहां हर धर्म का जो व्यक्ति है वो रह सके, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी ना करें। नहीं, धर्म सब बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चों, और खुद किसी धर्म को राजधानी के बतौर स्वीकार ना करें कि नहीं भाई ये हमारा राजधानी है या ये हमारा सुपीरियर धर्म होगा इस देश का, नहीं। ओके बच्चों, यहां पर सेकंड में बच्चों यहां पर नेहरू जी क्या कहते हैं बच्चों, नेहरू जी भारतीय धर्म शिक्षा के दार्शनिक थे। धर्म शिक्षा के दार्शनिक, इसको आप कह सकते हैं कि यहां पर उनको रास्ता दिखाने वाले। नेहरू स्वयं किसी धर्म के अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कि वो ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, और वो ये नहीं कहते थे, वो खुद ये नहीं कहते, वो कहते सब धर्म बराबर है। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था, कि किसी की धर्म के प्रति जो है विद्वेष मत लाइए आप, ठीक है, कोई धर्म बुरा नहीं है, सब धर्म सही है, सब धर्म की बराबर इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच में पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में। तो धर्म, यहां पर बच्चों नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच, यानी कि किसी प्रकार का रिलीजन और देश, इनके बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब एक, अगर समाज का सुधार चाहते हैं तो एक राज्य आपको जरूर ऐसा बनाना होगा जहां पर, यानी देश में धर्मनिरपेक्ष हो हमारा। राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। देखिए, ये बात भी आप जानते हैं कि सत्ता धर्म, राज्य सत्ता, अब यहां पर देखते हैं कि हम लोग देश की जो सरकार है वो जो है वो बीच में आ सकती है। अब देखिए, आप भी ये देखिए, किसी भी धर्म को आप देखिए, हर धर्म जो है खुद को बेटर ही बताएगा, हर धर्म, कोई अपने धर्म की बुराई नहीं करता बच्चों, और दुनिया में कोई धर्म में बुराई नहीं सिखाता, सारे धर्म जो है ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। जाति का भेदभाव, दहेज प्रथा, सती प्रथा, इनकी समाप्ति के लिए कानून बनवाने और देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद अहम भूमिका निभाई। वह यही नहीं बच्चों, यहाँ पर वो महिलाओं को भी सशक्त बनाना चाहते थे, ठीक है, ये दहेज प्रथा भी खत्म करना चाहते थे, और ये काफी हद तक हुआ भी। बाकी जो है इंदिरा गांधी ने इन पे काफी काम किया, इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री, भूत प्रधानमंत्री रही हैं बच्चों को, और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने के लिए नेहरू ने खुद अहम भूमिका निभाई थी। नेहरू जी के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म के सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। मतलब हम किसी प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो ये कहते थे कि सब, जितने भी संप्रदाय हैं वे सभी सरकार की नजर में बराबर है, इक्वल है। वह बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना भी खास तौर पर कठोरता बरतते थे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता था। देखिए, यहाँ पर सांप्रदायिकता कहें या हम लोग कहें कि धर्म को लेकर या किसी खास वर्ग को लेकर या किसी भी, नहीं भाई, डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या में ज्यादा है तो वो कम संख्या वालों के ऊपर अपना, मतलब अपनी डोमिनेंस ना दिखाए, उन पर अपना वर्चस्व ना दिखाए, उन पर अपना जो है दबदबा ना दिखाए। नेहरू जी के लिए धर्मनिरपेक्षता केवल एक सिद्धांत मात्र नहीं था, बल्कि वह भारत की और अखंड अखंड पर एक एकमात्र गारंटी भी था। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं बच्चों, ये जो हमें आजादी मिली है, जो हमें स्वतंत्रता मिली थी बच्चों, अब नेहरू जी नहीं चाहते थे बेटे कि किसी प्रकार से देश जो है दोबारा टूटे। आजादी के फौरन बाद जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, उसी 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 समय बेटे हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। हमारे गांधी जी भी इसके काफी विरुद्ध थे। नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाहते कि देश के और टुकड़े हों, इसीलिए उन्होंने इस जगह कॉम्प्रोमाइज करने से मना किया था।
और अगर हम लोग इस तरह करेंगे या धर्मनिरपेक्ष नहीं बनेंगे तो देश के टुकड़े होना संभव था। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर बच्चों ये गद्यांश है हमारे। गद्यांश देखिए, आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर आप उसको उसका उत्तर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर गद्यांश क्या आएगा क्या नहीं आएगा बच्चों, ये तो आपको पढ़कर ही वहां पता चलेगा। ऑन द स्पॉट आपको ये गद्यांश दिया जाएगा, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं बच्चों। ओके बेटा। फिर एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, ये आपका आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है, यहाँ आपको दिया गया है एक कार्टून और इस कार्टून पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। ओके, हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या क्या पूछा गया है और ये कार्टून हमसे क्या कह रहे हैं, देखिए। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर ऊपर जो कार्टून आपको दिया गया है और यहाँ पर इसमें कौन सी अवधारणा से संबंधित, ये कौन सी अवधारणा है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिव जस्टिस, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ ह्यूमिलिएशन के शिकार लोग हैं, यहाँ कुछ और अलग प्रकार के, मतलब विभिन्न प्रकार के लोग हैं। और ये क्या चाहते हैं बच्चों, आप बताइए। अधिकार चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, समानता चाहते हैं या नागरिकता चाहते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड्स वर्स्ट डिक्टेटर, यहाँ पर डिक्टेटर, फिर ये कहते हैं स्टॉप ह्यूमिलिएशन, डाउन डाउन, और यहाँ पे गिव जस्टिस। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप देखा जाए तो इसका उत्तर जो है बेटा हमारा समानता है। ये सभी वर्ग समानता चाहते हैं, ठीक है। ये लोग हैं कौन जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं बच्चों, ये प्रवासी हैं, ये मजदूर हैं, ये एनआरआई हैं, ये तीनों हैं बच्चों हमारे। बट यहाँ पर आप देखेंगे ये मजदूर भी हैं, ये एनआरआई भी हैं, ठीक है, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं आपके। तो यहां पर बच्चों हम लोग देखते हैं इसके आंसर। ये तो देखिए बच्चों कार्टून्स हैं आपके यहाँ पर, देखिए ये सब हैं हमारे, प्रवासी भी हैं, कुछ मजदूरों के साथ मजदूरी को लेकर, प्रवास को लेकर एनआरआई, मतलब कुछ यहाँ पर जब हमारे भारत देश से या किसी दूसरे देश से लोग जाते हैं विदेशों में, वहाँ गोरा काला रैसिज्म जिसे आप कहते हैं, नस्ल भेद भी किया जाता है। तो ये सभी हैं बच्चों हमारे यहाँ पर, लेकिन आप सभी आंसर तो नहीं लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। ओके, तो इसका तो सभी आंसर है। नागरिकों के बुनियादी अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। देखिए, नागरिक मतलब किसी भी देश का सिटीजन जो है, उसको क्या क्या, देश के अंदर अगर कोई हमारा नागरिक है तो उसको वोट देने का अधिकार होता है, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार होता है हमारा, ठीक है, शिक्षा पाने का भी अधिकार होता है। बट कौन सा अधिकार नहीं होता उसे, उसे कौन सा अधिकार, सामाजिक रूप से सहायता करने का अधिकार। ये चीज जो है बेटे हमारे जो है ये अधिकारों में शामिल नहीं किए गए हैं बच्चों हमारे। तो आपका आंसर डी होगा बच्चों। ओके। अच्छा, यहां पर एक और आपसे पूछते हैं, किस देश के लोगों ने समान नागरिकता पाने के लिए अश्वेत सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यक, देखिए गोरे और काला बच्चों यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका हम जानते हैं, इसका आंसर सिंपल से बच्चों हमारा ये साउथ अफ्रीका ही होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों यहाँ पर हम लोग। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रवाद के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, ठीक है। सा उदाहरण आपको यहाँ पे 100 उदाहरण कर दिया है बच्चों, आपको यहाँ 100 उदाहरण होना चाहिए था हमारा। 100 उदाहरण आपको स्पष्ट करना है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब अपने देश से जो है वो प्रेम करना। और राष्ट्रवाद की जो जो भावना पैदा हुई बच्चों, वो कब पैदा हुई, किस प्रकार पैदा हुई, आप जानते हैं। ये जो सोच है बेटे 1789 में आप कहें, आप चाहे वो बेटे आपके फ्रांसीसी क्रांति हो यहाँ से है, या फिर ये यूरोप में ही पनपा था बच्चों, अपने देश से प्रेम करना। वरना पहले तो आप जानते हैं भी जो सरसत्तावाद हुआ करता था, तानाशाही हमारे जो हुकूमत हुआ करती थी। तो यहाँ यहीं से बेटा आप देखेंगे आखिर ये राष्ट्रवाद की अलग अलग, राष्ट्रवाद किस तरह से पनपता है, कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और कुछ साज और विश्वास पर सहमत भी होते हैं, बहुत सारी बातों पर ये सहमत भी हो जाते हैं।
तो यहाँ पर राष्ट्रवाद में लोग एक दूसरे से क्या होते हैं बेटे, जुड़े रहते हैं। किसी मतलब हम इंडियंस हैं, अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी सब इंडियन, सब भारतवासी खड़े हुए और अंग्रेजों को यहाँ से हम लोगों ने चलता किया, उनको भगा दिया बेटा। ये राष्ट्रवाद ही तो था। अलग अलग होने के बाद भी बेटे हम लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो आंदोलन किए। अच्छा, राष्ट्रवाद होता क्या है? किसी भी राष्ट्र का निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता, किसी भी देश देश तब तक नहीं बन सकता बच्चों हमारा, जब तक वहां की जनता या वहां के लोगों में एक सामूहिक विश्वास की भावना ना पैदा हो जाए। मतलब पूरा ग्रुप है एक देशवासियों में, एक जैसी कॉमन बिलीफ जिसे कहते हैं आप, कॉमन बिलीफ, कि एक ऐसा पॉइंट जिसपे सभी अग्री करें, पूरा देश अग्री करे। जब तक ये भावना पैदा नहीं होगी, राष्ट्रवाद पैदा नहीं होगा। ये एक ऐसी भावना है जो भविष्य के लिए सामूहिक पहचान, हम जानते हैं कि भविष्य में यही हमारी सामूहिक पहचान बनती है, और दृष्टि का, हमारा दृष्टि, हमारे नजरिए का या हमारे एटीट्यूड का, जो भी हमारा रहेगा बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी पहचान है। तथा जो स्वतंत्र राजनैतिक अस्तित्व की आकांक्षी भी है। मतलब आपका जो एग्जिस्टेंस होगी वो इसी से बनती है बच्चों। राष्ट्रवाद का एक प्रमुख चरण ये भी है कि इसमें एक साझा इतिहास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब देखिए, साझा इतिहास मतलब क्या? जो लोग अपने अपने आप एक राष्ट्रीय मानते हैं, उनके अंदर एक स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना भी पाई जाती है। मैंने आपसे कहा कि हम सभी, अब ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया आए, यहाँ इंडिया आए, ये लोग आने के बाद हम सभी विभिन्न प्रकार के लोग जो है बेटे वो इंडिया में थे, यहाँ पर हमारे, ठीक है। अब हम सभी में क्या था भाई, हमारे अंदर एक कॉमन बात थी ना, हमारा इतिहास तो एक ही है, इतिहास तो हम सभी का एक था, हम है तो भारतवासी ही बच्चों। ओके, तो हम सबके अंदर बच्चों एक कॉमन इतिहास था हमारा, जिसने हम सबको एक साथ जोड़ा। हमने कहा भाई ये तो आउटसाइडर है, ये तो बाहर वाले हैं और ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो बच्चों ये भी बात आपने समझनी है, इसमें एक साझा इतिहास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक अहम रोल अदा करता है बच्चों। जो लोग अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर कि नहीं भाई, ये एक होने का एक एहसास है, ये एक फीलिंग है बच्चों, कि जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई हम तो भाई भारतवासी हैं, हम सभी भारतवासी हैं, और ये बाहर वाले कौन है? ब्रिटिशर्स, ये अंग्रेज हैं हमारे। अच्छा चलिए, एक राष्ट्र मानते हैं, लोगों के अंदर एक ऐसा एहसास जो हम सबको जोड़ता है, हमारा इतिहास एकता के सूत्र में बांधता है, हम सबका इतिहास कॉमन इतिहास है, एक जैसा इतिहास है। उनके अंदर एक स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना पाई जाती है। अपने सारे इतिहास के द्वारा वह स्वयं को जीवंत रखते हैं, कि भाई हमारा जो पुरानी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए हम सब तो एक हैं, आउटसाइड तो कोई और ही है बच्चों हमारा। ठीक है, पहला। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद का बच्चों, क्या? राष्ट्रवाद की भावना तब और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, प्रबल हो जाती है, जब किसी भी क्षेत्र से संबंधित लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे हमने कहा भाई एक इलाका है, जैसे हम लोग एक क्षेत्र देखते हैं और उस क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जैसे भारत राष्ट्र से जुड़े होने के लिए लोग इस क्षेत्र को हिमालय पर्वत, गंगा नदी, कि भाई हिमालय पर्वत हमारा है, गंगा नदी है हमारी, इन सब का उदाहरण देते हैं हम, गंगा को मानने वाले, हिमालय को मानने वाले। तो ये बाहर के लोग आएंगे तो ये चीज हमारे अंदर बच्चों क्या है? ये राष्ट्रवाद की या अपने देश के प्रति प्रेम पैदा करता है। नहीं यार, गंगा को हम भी मानते हैं, हम लोग हिमालय को भी मानते हैं, हम सभी मानते हैं, ये सब तो हमारा अपना है ना। तो ये भी चीज हम सबके अंदर नेशनलिज्म ही कहें हम लोग, उसकी भावना पैदा करेगी। राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण चरण ये भी है कि जब तक लोगों के अंदर एक जैसी एक साझी राजनीतिक आदर्श की भावना उत्पन्न नहीं होती, मतलब देश चले लेकिन एक खास राजनीतिक तरीके से चले और सभी वो ही उसी तरीके को अगर फॉलो करना चाहते हैं, तब तक वो राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं होगी। अच्छा, लोग एक एक सारे राजनीतिक आदर्श के लिए एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर उनके लिए काम करते हैं। धर्मनिरपेक्षता, अब धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, उदारवाद, लोकतंत्र आदि जैसे मूल्यों के लोग एक सामूहिक भावना, देखिए अब ये नीति कौन सी हो सकती है? एक जैसी राजनीति के अंदर या एक जैसी राजनीति, धर्मनिरपेक्षता, सब ये चाहते हैं कि भाई हमारे धर्म की भी जो है थोड़ी सी इज्जत हो और हम लोग दूसरे के धर्म की भी इज्जत करेंगे। उदारवाद, उदारवाद मतलब अपना दिल जो है बड़ा कीजिए, अपना हृदय बड़ा कीजिए, दूसरे
वर्ग हो, दूसरे धर्म हो या दूसरे प्रकार के लोगों की आप जो है उनका आदर कीजिए, वो आपका आदर करेंगे। लोकतंत्र ये भी चाहते हैं बच्चों, तो भी ऐसे ये मूल्य, इन मूल्यों के लिए इन्हीं वजह से बच्चों लोग एक साथ जुड़ते भी हैं बच्चों। अच्छा, हमारा प्रश्न नंबर 27 है हमारे यहाँ पर। ये क्या कहता है बेटे, विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर स्वायत्तता की मांग उठाई जाती रही है। अब जैसे अभी आपने देखा होगा, आपकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी और बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जो ये बार बार मांग उठाते रहे हैं कि जो हमारा है कि भाई हमें जो है एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से या स्वतंत्रता के बाद से आसाम आसाम में ही 7 टुकड़े हो गए हैं। बम्बई जो है बच्चों, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र ये भी बढ़ गया है, बहुत सारे इससे नए नए स्टेट्स बनकर आए हैं। तो ये नए नए स्टेट्स की डिमांड होती है, तो क्यों होती है, आखिर क्या ऐसी वजह है कि हम लोग नए नए स्टेट्स की डिमांड करते हैं? तो विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा समय समय पर जो है वो स्वायत्तता की, या फिर आप इसको कहेंगे बच्चों अपने सेल्फ कंट्रोल कहें, स्वायत्तता कहें, या नए नए राज्य की जो डिमांड है, कई कारण जो है वो माने जाते रहे हैं। विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर स्वायत्तता की मांग इसलिए उठाई जाती रही है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका आर्थिक विकास, देखिए उनका आर्थिक विकास तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिवली दूसरे जो स्टेट्स हैं उनसे कम हुआ है। जैसे आप ये देखेंगे कि हमारा पंजाब पहले एक हुआ करता था, बाद में उसमें से बच्चों हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश भी निकला बच्चों हमारा, या फिर हम लोग कहते हैं कि उसमें से अलग अलग स्टेट्स काट के निकाले गए। आप ये पढ़ेंगे 12th क्लास में है, काफी डीपली उसमें बताया गया बच्चों कि किस प्रकार से जो है हमारे अलग अलग स्टेट बच गए, हमारे बढ़ गए वहां पर, या किस तरह से वो डिवीजन हुआ उनका बच्चों। आर्थिक विकास तुलनात्मक रूप से उनको ऐसा लगता है कि दूसरे स्टेट की तो तरक्की हो रही है, वहां तो डेवलपमेंट है और हमारे स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, यार हमें ना आप जो है वो आप स्वायत्तता की मांग करेंगे हम लोग। स्वायत्तता कई आप इसको इस संदर्भ में भी ले सकते हैं बच्चों, कई स्टेट ने खुद को एक जो है वो आजादी की भी डिमांड है। स्वायत्तता मतलब सेल्फ कंट्रोल, हम खुद चलाएंगे अपने इस राज्य को। विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग एक प्रमुख कारक केंद्र सरकार के द्वारा इन राज्यों के अपर्याप्त विकास और अनदेखा करना भी है। अब यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कुछ राज्य हैं, मैं उन राज्यों के नाम अभी नहीं आपको बता सकता बच्चों, 12th में आप आएंगे वो आपको पता चलेगा बच्चों कि उन राज्यों ने जो है वो आजाद होने के लिए या फ्री होने के लिए जो है बेटे वो पहले भी जो है कोशिशें की हैं और कहा कि आप हमें अलग देश बना दीजिए। खैर यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग इसलिए भी की जाती है क्योंकि इन राज्यों में सांस्कृतिक जो इनका कल्चर है वो विभिन्न, वहां पर वैरायटी है बेटे, बाकी राज्यों से वहां का कल्चर अलग है, वहां का जो तरीका है जिस आधार पर ये राज्य स्वायत्तता की या फिर जो है वो अलग होने की मांग करते हैं बेटे। विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों के द्वारा समय समय पर स्वायत्तता की मांग इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये राज्य अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेना चाहते हैं और बिना किसी दबाव के काम करना चाहते हैं। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई बच्चों, यहाँ स्वायत्तता का अर्थ ये नहीं बेटे हमारा कि यहाँ पर कि अलग राज्य नहीं, यहाँ पर अलग देश के तौर पे ये आजाद होना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा था कि पाकिस्तान किसी समय में बेटे देश से अलग हुआ था, इसी प्रकार से ये भी देश से अलग होना चाहते हैं बेटा। ठीक है, फिर विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों के द्वारा समय समय पर स्वायत्तता की मांग का एक कारण ये भी माना जाता है कि ये राज्य भौगोलिक रूप से काफी अलग अलग है। मतलब इनको देखा जाए तो वो उनके जो वातावरण है या भौगोलिक जो यहाँ पर कंडीशन है, जो फीचर्स हैं हमारे, वो देश के बाकी हिस्सों से अलग हैं बेटे, और स्वयं को देश के साथ जोड़ नहीं पाते। अब हो सकता है बच्चों ये राज्य कुछ पहाड़ी इलाके हों हमारे, हमारा देश जो है यहाँ पर आपको जो ज्यादातर देश दिखेगा बच्चों आपको मैदानों में ही दिखेगा, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में या कहीं और आप देखेंगे। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई हम तो बिल्कुल अलग हैं, आप हमें अलग अलग देश के तौर पे जो है फ्री कर दीजिए बेटा। मैं अभी बच्चों नहीं इस बारे में बात कर सकता बेटे कि ये किस प्रकार के, ये कौन से राज्य हैं, ये हम लोग 12th में ही बात करेंगे बच्चों। ठीक है, विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों के द्वारा समय समय पर स्वायत्तता की मांग या फिर आजादी की मांग या फिर अपना जो है सेल्फ कंट्रोल की मांग का आधार ये भी रहा है कि यहाँ पर होने वाला राजनीतिक संघर्ष और आंदोलन। अब आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ,
को स्वायत्तता के लिए प्रेरित करता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बेटे, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारा आपने देखा होगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में काफी लंबे समय तक जो है संघर्ष चला है बच्चों। यहाँ पर ये भी आप जो है वो 12th में ही पढ़ेंगे यहाँ पर, चाहे वो आसू हो या फिर आपके जो है आसाम के अंदर हो या फिर मिजोज हो या फिर लालडेंगा हो, ये सब आप 12th में है बच्चों। अच्छा नीचे भी बेटे हम लोगों ने अच्छा देखिए यहाँ पर अब भारत जो है बेटे हमारा क्या है, भारत हमारा एक फेडरल देश है। हमारा फेडरल मतलब यहाँ पर संघवाद है बेटे हमारा। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ये संघवाद होता क्या है, ये संघात्मक सिस्टम होता क्या है। देखिए हमारे देश के हैं एक प्रधानमंत्री, उनसे छोटे हैं बेटे हमारे एक चीफ मिनिस्टर, फिर उनसे छोटे हैं बेटे हमारे जो है आपके एमएलए, एमपीज, एमएलएज, या फिर बेटे हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास कॉरपोरेटर हो गए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटे, अगर देखिए कभी भी अगर कोई छोटे लेवल पे कोई कॉरपोरेटर है हमारा, अगर वो कोई काम करता है तो उसको जो है वो आंसरेबल है, या फिर मैं कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो अलग अलग स्टेट की जो सरकारें हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछती है कि आपने ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया। अगर सीएम कोई डिसीजन लेता है तो एमपी एमएलए से पूछ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर एमएलए अगर कोई डिसीजन लेता है तो कॉरपोरेटर, और कॉरपोरेटर कोई डिसीजन लेता है तो आम जनता। जनता जो है बच्चों वो ये प्रश्न पूछ सकती है, उनके आगे ये जवाबदेह होते हैं या फिर यहाँ पर इनको उत्तर देना होता है, यहाँ पर उत्तरदायी हैं बच्चों। तो ये हमारा अलग अलग टायर के ऊपर गवर्नमेंट के सिस्टम हमारे जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे। तो इस प्रकार का बच्चों जो जो सिस्टम कहलाता है बच्चों, वो हमारा क्या है बच्चों, वो है संघात्मक सिस्टम हमारा, यानी फेडरलिज्म। तो भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं को दर्शाने वाले लक्षणों का वर्णन कीजिए कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं बच्चों जिनसे आपको ऐसा लगता है कि भारत जो है वो एक संघात्मक विशेषता है। ठीक है, यहाँ पर फेडरलिज्म है। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों भारतीय संविधान में, देखिए पहला तो क्या है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा। ठीक है, जीवन दस्तावेज दस्तावेज है हमारा, इसमें कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीलियां, चेंजेस, या फिर हमारे ये कहेंगे बच्चों यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं। अमेंडमेंट्स के संविधान के अंदर जो संशोधन होते हैं उनमें अमेंडमेंट्स आती हैं इनके द्वारा। संविधान, भारतीय संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और किसी भी संघीय व्यवस्था वाले देश, मतलब फेडरल सिस्टम के अंदर आप देखेंगे रिटन डॉक्यूमेंट्स का होना अवश्य होना चाहिए। तो ये भी एक और इशारा करता है बच्चों कि एक फेडरल सिस्टम के अंदर एक संघीय व्यवस्था में एक रिटर्न जो है बच्चों हमारा डॉक्यूमेंट होता है, एक जो कानून होता है जो देश का बेटे यहाँ पर संविधान वो लिखित होता है बच्चों। तो पहली विशेषता तो क्या है बच्चों, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि एक आपके फेडरल सिस्टम के अंदर होता है, जो हमारे भारत में भी है। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों, भारत को एक संघीय देश इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन सबसे बड़ा है हमारे देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है बच्चों, हमें सभी को इसका आदर करना चाहिए बच्चों। ठीक है बेटा, सबसे ऊपर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और इससे बड़ा यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। इसका मतलब ये है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और किसी भी संघात्मक देश की यही विशेषता होती है कि संविधान जो है वो सर्वोच्च माना जाता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पर, तीसरा है भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है क्योंकि भारत में स्वतंत्रता या स्वतंत्र या निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष मतलब आप जानते हो बच्चों के हमारे देश में सबसे नए नोट जो हैं वो कौन देखते हैं बच्चों, बिल्कुल बच्चों सही, ये जो आपके न्यायालय होंगे, न्यायालय मतलब जो आपके कोर्ट्स हैं, इनके जजेस हो गए बच्चों, इनके जजेस हो गए, या फिर आपके सरकारी वकील हो गए हमारे बच्चों, सरकारी लॉयर्स हो गए। आप जानते हैं बच्चों के सीधा ये किसी से सैलरी लेने नहीं जाते, सीधा आरबीआई से इनको सैलरी मिलती है बच्चों के। अब क्यों, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि अगर इनको कहीं ना कहीं दबना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ तक कि इनकी नियुक्ति भी जो होती है बच्चों वो बच्चों खुद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर हाई कोर्ट के जजेस इनके हाथ में ही होती है बच्चों। हाँ ये बात सही है कि इसमें राष्ट्रपति या फिर हमारे गवर्नर या एलजी जैसे हमारे दिल्ली के अंदर इन सभी का बेटे यहाँ पर रोल रहता है। बट ये जो है हमारे देश के अंदर
निष्पक्ष रहेगी, कोर्ट किसी का साथ नहीं देगी, कोर्ट की नजर में सब बराबर है, कोर्ट जो है वो फ्री है, स्वतंत्र है, न्यायपालिका मतलब कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और किसी भी फेडरल सिस्टम के अंदर आजाद जो जो कोर्ट्स होती हैं बेटे वो फ्री होंगी और फेयर होंगी बच्चों हमारी, वो किसी। ठीक है, अब अगला है, भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है क्योंकि यहाँ पर सरकार तीन स्तर पर पाई जाती है। पहला पहला कौन सा, जैसे मेरे को बताया था, केंद्रीय सरकार, जैसे हमारे मोदी जी हैं बेटे हमारे देश के प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद हमारे हमारे आप जानते हैं दिल्ली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी बेटे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे। और तीसरे स्तर पर बेटे आपके क्षेत्र में जो भी आपके एमएलए या एमपी रहेंगे बेटे वो थर्ड थर्ड लेवल पे बच्चों ये है हमारी। तो तीन टायर गवर्नमेंट है हमारी, तीन स्तर पे सरकार पाई जाती है। और ये हमारे देश में यही एक विशेषता बेटे संविधान की भी, संवैधानिक देश की भी होती है बच्चों। अच्छा, भारत के संविधान को संघात्मक संविधान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर तीन हमारे लिस्ट है बेटे हमारी। ठीक है, एक एक है बेटा आपकी स्टेट हमारी आ गई बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एक है सेंट्रल और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, इसमें मंत्रालय जो है बेटे हमारे बाढ़ दिए गए हैं, समवर्ती सूची हो या फिर राज्य सूची हो। ठीक है, शक्तियों का विभाजन संघात्मक, कि भाई स्टेट के पास क्या पावर्स रहेंगी ये बता दिया गया है, सेंटर के पास हमारे जो है वो क्या पावर्स रहेंगी, कि हमारी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है हमारी, मतलब मोदी जी की सरकार है, उनके पास क्या पावर्स रहेंगी। ओके बच्चों, फिर एक क्वेश्चन है बच्चों हमारा जो छोटा था, हम लोग यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक का इसका अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी लिखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे नेल्सन मंडेला जी हैं, देखते हैं बेटे। पहला क्या है बेटे, चित्र में दिखाए गए व्यक्ति किस देश से संबंधित है, कोई भी बता देगा बच्चों, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से है बेटे यहाँ पर। फिर ये कहा गया है उपयुक्त जो चित्र है उनमें जो हमारे नेताजी हैं उनको पहचानिए, तो वो तो नेल्सन मंडेला है, हमने पहले ही देखा था बच्चों यहाँ पर। अच्छा, इस चित्र में दिखाया गया नेता का पसंदीदा खेल कौन सा है बच्चों, वैसे तो क्रिकेट इनको काफी पसंद था बच्चों, लेकिन इनका जो फेवरेट खेल था वो था बॉक्सिंग। ओके बेटा, फिर कहते हैं कि उन्होंने कितने वर्ष तक बच्चों जो है वो जेल में बिताए, देश को जो है वो स्वतंत्र कराने के लिए, तो 28 वर्ष ये जेल में बंद रहे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे अभी ये पूछते हैं बच्चों, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं बच्चों हमारे यहाँ पर इन लोगों ने क्या कहा है। आपसे कहा गया है कि न्याय के विभिन्न आयाम कौन कौन से, आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंगली जो है वो न्याय कहें, इंसाफ कहें या जस्टिस कहें, वो क्या है। भारत में आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए, आर्थिक न्याय मतलब फाइनेंशियली इकोनॉमिकल जो हमारा जो जस्टिस है उसको स्थापित करने के लिए आप क्या क्या सुझाव दोगे। आप जानते हो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की, हमारे देश में बच्चों अमीर और गरीबों के बीच में काफी बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर बच्चों इस ये देखिए, पहले तो हम बात करते हैं बच्चों न्याय जो है वो, आप न्याय से क्या समझते हो, क्या क्या आयाम है, न्याय कितने प्रकार का होता है। तो न्याय न्याय बेटा पहले तो कानूनी न्याय है हमारा, कि कानून की निगाह में, उसके नजर में सब बराबर होंगे बेटे। यहाँ पर आप जानते हैं कि उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए कानूनी तरीके से तो सभी बराबर हैं बेटे। न्याय की इस धारणा को हम न्यायालय द्वारा व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाना, न्यायालय जो है किसी को भी उसको उसका अधिकार दिलाना, समाज में विधि का शासन स्थापित करना। विधि का मतलब जो भी तौर तरीके हैं, जो भी हमारे विधि है वो शासन कौन स्थापित करेगा, हमारा हमारा न्यायालय करेगा। जैसी प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। न्याय का ये आयाम काफी संकीर्ण प्रतीत होता है, यानी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, अब ऐसा नहीं कि देश में अगर कोई अमीर है और अगर उसका मर्डर हो जाता है तो भाई उसको वैल्यू दी जाएगी, नहीं भाई ये जरा अमीर इंसान था, ये काफी दौलतमंद इंसान था, या फिर कोई गरीब है, नहीं मर गया तो क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सरकार की कानून की निगाह में सब बराबर है। अगर देखिए यहाँ पर दूसरा हमारा जो है बेटे क्या दिया गया है, राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय को भी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर न्याय किसी भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है समान राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स को बराबर देना। ठीक है, या उसको प्रेरित करना। तो पॉलिटिकल राइट में वोट देने का अधिकार एक मेन आपका पॉलिटिकल राइट होता है, कि देश में रहने वाले सभी लोगों को ये राइट हो कि वो वोट दे सकते हैं बेटी। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है, इसके अंतर्गत हम समान मत अधिकार का
प्रयोग करना, संघ बनाना, आप अपने संघ बना सकते हैं, अपने दल बना सकते हैं, शासन, लेकिन हाँ वो कानूनी दृष्टि से बच्चों इलीगल ना हो, कोई इलीगल दल नहीं बना सकते आप, लीगल दल ही बनाएंगे आप। ठीक है, और कोई वायलेंस ना फैलाए देश के अंदर, ऐसा ना हो कि बस दंगे फसाद हो जाए, नहीं, आपको लीगल तरीके से ही दल बनाना है। और क्या करना है बच्चों, यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना जैसी बातें ये सब आप कर सकते हैं। सामाजिक न्याय, अब समाज के अंदर न्याय कैसा होता है, देखिए सामाजिक न्याय एक ऐसा आयाम है जो ये बताता है कि समाज में, देखिए हमने पॉलिटिकल राइट्स देख लिए, समाज के अंदर अब क्या बच्चों, आप देखोगे कि यहाँ पर अलग अलग जो है अब लिंग, मतलब औरत मर्द, ऊंची जात नीची जात, या फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अमीर गरीब, ये सब भेदभाव हमारे देश में पाए जाते हैं बच्चों। तो सामाजिक न्याय क्या है बच्चों, सामाजिक न्याय जो है एक न्याय एक ऐसा आयाम है जो ये बताता है कि समाज में सभी व्यक्ति समान हैं और उनके साथ जाति धर्म भाषा लिंग, मतलब सब बराबर हैं। आप भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, या लिंग भेद करके, लड़का लड़की के नाम पर, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। और समाज में सभी व्यक्तियों को अपने विकास का पूर्ण अधिकार है, हर किसी को जो है वो डेवलप होने का पूर्ण अधिकार है, और उनको किसी भी तरह के सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है बच्चों, अमीरी गरीबी वाला सिस्टम आ गया इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, न्याय का एक ऐसा आयाम है जो ये तय करता है कि राज्य में हर व्यक्ति को अपना आर्थिक विकास, मतलब फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है, गरीबों को भी ये हक है कि वो जो है कुछ पैसा कमाए हैं, या फिर उनको भी बेटा जीने का अधिकार है, यानी आर्थिक विकास करने का अधिकार सभी के पास होना चाहिए, सभी को उचित अवसर भी प्राप्त होने चाहिए, और उसे अपनी जीविका अर्जित करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ये देश को, ये स्टेट को, ये सरकार को देखना पड़ता है बेटे हमारे यहाँ पर। ठीक है, कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, तथा प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक आवश्यकता जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, या फिर एजुकेशन है हमारा, साफ पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब जो बुनियादी चीजें हैं, जो जो आपकी बेसिक नीड्स की चीजें हैं, ये सब अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों। सामाजिक न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब एक जैसा, आप देखोगे हमारे देश में, देखिए ये तो अब ऐसा नहीं है हमारा कि सबको एक जैसे काम के लिए जैसे पैसा मिलता है, लेकिन चाइना में आज भी अन्याय है। वहां पर फीमेल्स को मेल से कम पैसे दिए जाते हैं एज अ सैलरी। अगर मेल वो काम करेगा उसको सैलरी ज्यादा दी जाएगी, लड़का है वो, इस आधार पर। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है बच्चों। अच्छा है, ठीक है, वेतन समान, आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण के, देखिए मैं आपसे अब एक बात ये कहता हूँ बच्चों की, कोई यहाँ पर कहते हैं, एक है हमारे पास राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी है भाई, राजधानी से ट्रेन तो हमारी एक ही है बच्चों। अब उसी राजधानी में 7,000 8,000 10,000 वाले टिकट्स भी हैं बेटे हमारे, और उसी राजधानी में बेटे हमारे 500 600 700 वाले टिकट्स भी हैं। ट्रेन दोनों की एक है, तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार बीच में आएगी, ना इंसाफी करके ही इंसाफ होता है बेटे। देखिए आपसे मैं एक बात आपसे पूछना हूँ बच्चों, कि अगर ट्रेन में कोई फिजिकली हैंडीकैप है, ओके, तो उसको अधिकार है सीट पर बैठने का, या फिर एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा है, खड़ा इंसान तो खड़ा होकर जा भी सकता है, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप, ये कोई वृद्ध आदमी है, या कोई महिला है, प्रेग्नेंट महिला है, तो बच्चों ये तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा बच्चों यहाँ पर। तो ये भी देखिए हमारे अब यहाँ पर ये सब जो है ये अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, एक और प्रश्न हमारा था यहाँ पर, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को समुचित उदाहरण से। अब वितरण का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि आपको जस्टिस जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस ये अवधारणा क्या है, ये कब आई, ये किस तरीके से पनपी हमारी बच्चों, यहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए न्याय का यहाँ पर वितरणात्मक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल हमारा जॉन रॉल्स के द्वारा वर्ष 1971 में उनकी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में वर्णित किया गया है। ये याद रखिएगा बच्चों, जॉन रॉल्स की बुक आई थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें बताया गया था बच्चों हमें, और न्याय के जो वितरणात्मक आपके सिद्धांत है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपका प्रिंसिपल है, लॉ है हमारा, ठीक है, तो को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं, ये हमें क्या क्या बताता है। तो क्या बताता है बच्चों हमें, न्याय का ये सिद्धांत प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण, मतलब जो भी फंडामेंटल जैसे रोटी कपड़ा मकान, उस समय तो बच्चों मेन चीज बेसिक नीड्स की जरूरतें यही थी, आज तो इंटरनेट भी बेसिक नीड्स में आ गया कुछ देशों के अंदर। तो
इनका जो है न्यायपूर्ण वितरण सब तक इनको पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि आप गरीब या अमीर के आधार पे, नहीं, अगर नहीं है तो देखिए सरकार का ये जो है ये कर्तव्य है कि वो क्या करेगी बच्चों। अब सरकार करती भी है ऐसा, देखिए वो टैक्सेस के द्वारा क्या करेगी, वही एजुकेशन जो है जो है हमारे जो अमीर लोग बच्चे हैं उन्हें भी मिलती है बच्चे, और गरीब बच्चों को भी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अरेंज करा कर देती है। तो ये राज्य ऐसा कर रहा है बच्चों हमारा। न्यायपूर्ण वितरण, देखिए न्यायपूर्ण सिद्धांत प्राथमिक वस्तुएं जो फंडामेंटल रोटी कपड़ा मकान वगैरह है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वस्तुएं हैं उनकी समस्या को दर्शाता है। जॉन रॉल्स का मानना था कि न्याय का जो सिद्धांत बहुमत ने स्वीकार, अब देखिए बहुमत से स्वीकार किए जाते हैं, उनके माध्यम से जो वितरण व्यवस्था इस्तेमाल की जाएगी वह सर्वथा लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण होगी। तो यहां पर यह नहीं कि आपने समाज के कुछ वर्गों से अमीरों से पूछ लिया, नहीं, यहां पर आपको पूछना है किससे, कौन सा सिस्टम आपको अपनाना चाहिए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड की जो वस्तुएं हैं उनको जो बांटना है वो किस प्रकार से बांटी जाए। तो ये आप ना समाज के या देश में मौजूद कुछ लोगों से ना पूछें, आप जो अधिकतर लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है बच्चों, ठीक है, आप उनसे पूछिए तो वही जो तरीका है, वही मेथड है बेटे, वो न्यायपूर्ण माना जाएगा। जॉन रॉल्स ने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से प्राथमिक वस्तुओं यानी कि हमारे जो बेसिक नीड की चीज थी उनके न्यायपूर्ण वितरण की बात कही थी। और उन्होंने प्राथमिक वस्तुओं में अधिकार और स्वतंत्रताएं, देखिए यहाँ पर राइट्स कहे गए थे, यहाँ फ्रीडम कहा गया था, इनकम है या संपदा यानी प्रॉपर्टी है, पावर है या फिर अपॉर्चुनिटी है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। या फिर आत्मसम्मान भी है बच्चों, याद रखिएगा। जिंदगी जो है वो जानवर भी गुजारता है लेकिन आत्मसम्मान बेटे हर कोई रखता है, इनको भी रखा गया है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये प्राथमिक वस्तुएं एक और व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करेंगी। ओके बच्चों, इन सबको भी आपको बांटना है। अच्छा, व्यक्ति के में आत्मसम्मान को जागृत जागृत करेंगे और यहाँ पर यानी आपको जो कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था यानी कि के माध्यम से अपनी योग्यता अनुसार अधिकतम प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन ये जब तक कंपटीशन पैदा होगा इसी प्रकार से लोगों को आप सलाह कीजिए इस प्रकार के बच्चों वो इन सबको प्राप्त करें। और कंपटीशन जो है जो होगा ये अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन है, देश आगे बढ़ेगा इससे, ठीक है। जॉन रॉल्स ने अपने इस न्याय के सिद्धांत के द्वारा माध्यम से ये बताने की भी कोशिश की है, क्या की है बच्चों की आय का वितरण, मतलब जो इनकम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दरिद्र यानी गरीबों के हित में किया जाना चाहिए। इनकम इस तरह से बांटी जाए बेटे, देखिए कि गरीब जो हैं उनको जो है वो इनकम जो है वो मिले। जैसे आपने देखिए नरेगा मनरेगा वगैरह स्कीम है हमारे देश में ऐसे चलाई गई हैं जिससे जो है इस प्रकार की जो है कठिनाइयां परेशानियां जो है उनको दूर किया जा सके। जॉन रॉल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था कैसी है बच्चों हमारी, जहां पर ओपन इकोनॉमी हो हमारी यहाँ पर, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था को इस तरह से विकसित करना चाहते थे जिससे कि बाजार की अर्थव्यवस्था के माध्यम से पूंजीपतियों को अधिक लाभ हो और उनके इस लाभ का एक हिस्सा जो कि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर आदि के रूप में सरकार को प्राप्त होगा, जिससे सरकार, अच्छा देखिए कैपिटलिज्म में हम लोगों ने क्या कहा कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज्यादा ज्यादा टैक्स भी देंगे। वो टैक्स जाएगा तो बच्चों किसके पास जाएगा, वो टैक्स जाएगा सरकार के पास। सरकार इसी टैक्स के पैसे से बेटे, इसी पैसे से जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं समाज के, उनके या गरीब लोग हैं उनके उनके उनको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटी हो गई या फिर उनके लिए फ्री घर हो गए या अकोमोडेशन हुआ बच्चों, ये अवेलेबल कराएगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। जिससे कि बाजार अर्थव्यवस्था जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है उसके उसके द्वारा बच्चों पूंजीपति मतलब जो जो असली यहाँ पर जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसके बाद वो लोग एक हिस्सा जो है वो सरकार को टैक्स के तौर पर देंगे और वो टैक्स जब सरकार के पास जाएगा तो सरकार देश के या समाज के दरिद्र वर्ग, गरीबों के वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनाएंगी। और इस प्रकार सरकार सामान्य लोगों को सामान्य शिक्षा मतलब उनको एजुकेशन, हेल्थ या फिर ये बेसिक नीड की जो जो आवश्यकता है वो उनको कम पैसों में या फ्री में अवेलेबल करा सकेंगी बच्चों। अच्छा, एक और
न्याय का ये सिद्धांत इस बात पर भी पर्याप्त ध्यान देता है कि समाज में सभी को अवसरों की समानता प्राप्त हो, मतलब जो अपॉर्चुनिटी हो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन राज्य को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि समाज में जो दुर्बल वर्ग है उसे किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। अब इक्वल, बिल्कुल मैंने आपसे कहा था कि हर समाज हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो समाज में सब लोग बराबर कैसे होंगे। इसी समाज में हमारे ओल्ड पीपल भी हैं, इसी में बेटा आपके फिजिकली हैंडीकैप भी हैं बच्चों, इसी समाज में हमारी महिलाएं भी हैं, वीमेंस भी हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए या फिर दूसरे लोग भी हैं बच्चों, तो ये सब जो है आपको अगर इन सबके साथ समानता लानी है तो इनका भी ध्यान रखना होगा। दुर्बल वर्ग जो है उन्हें किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। आप ये ना कहें कि इक्वालिटी के अंदर आपने इक्वालिटी, यहाँ इक्वालिटी नहीं चलेगी। ठीक है बेटा। जॉन रॉल्स ने अपने सिद्धांत के माध्यम से समाज के अत्यधिक दरिद्र वर्ग, बहुत ज्यादा गरीब लोगों के लिए पर्याप्त सहायता और सर्वप्रथम सहायता, मतलब उनको सबसे पहले जो है वो सहायता पहुंचाई जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। ठीक है बच्चों। फिर एक और बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स ने अपने वितरणात्मक न्याय सिद्धांत, अब ये हम वितरणात्मक न्याय सिद्धांत जो है बेटा हमारा उसके माध्यम से उदार लोकतंत्र, मतलब आपके बड़े दिल वाला, मतलब यहाँ पर के लोगों के साथ इसका भी समर्थन किया है कि हमारा लोकतंत्र जो हो वो सबको एक्सेप्ट कर ले। जॉन रॉल्स ने स्पष्ट रूप से अपने इस न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जो है बेटे हमारी सर्वाधिक और सर्वोत्तम व्यवस्था है। सबसे बेस्ट तरीका डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी सबसे बेस्ट सिस्टम राज्य करने का तरीका जो है बेटे वो हमारी डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्योंकि लोगों में से ही एक नेता चुनकर आएगा और वो उनके दुख दर्द को समझेगा। फिर ये है कि बच्चों यहाँ पर आपने ये समझना है, इसी को बेटे सबसे बेटर माना गया है बच्चों यहाँ पर। अतः लोकतंत्र शासन के लिए जनता के अधिकारी, शासन मतलब राज करने के लिए जनता के अधिकारी, मतलब जनता के जो अधिकारी होंगे और स्वतंत्रताओं का जबरदस्त समर्थन किया जाना चाहिए। न्याय के इस वितरणात्मक सिद्धांत के माध्यम से जॉन रॉल्स का मानना है कि विचारों यानी कि सोच लोगों की फ्री हो जाएगी। हम जानते हैं कि जब लोगों में से ही एक इंसान जो है वो देश चलाने के लिए आएगा बच्चों यहाँ पर, उनके दुख दर्द को समझेगा, फिर उसके बाद क्या लोगों को उनके विचारों की आजादी देगा। ठीक है। अंततः अच्छा, अंतकरण की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, परिवार बनाने का, विवाह करने की स्वतंत्रता तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की का भी अधिकार उनको मिलेगा। ये सब बातें बेटे यहाँ पर जॉन रॉल्स के इस हमारे जो है वो प्रिंसिपल में ऐड थी बेटे। फिर एक प्रश्न आता है बच्चों हमारा, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या, मतलब आपका जो होगा बच्चों क्या मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, मतलब कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है बच्चों हमारा। मंत्री परिषद इन दोनों में देखने बच्चों, तो मैं आपको बताऊं बच्चों, तो बच्चों मंत्री परिषद है क्या बेटा हमारा, तो बच्चों मंत्री परिषद हमारा है कि बच्चों प्रधानमंत्री जो है देश में नियुक्त हो गए, उनके नियुक्त हो जाने के बाद प्रधानमंत्री जीते हुए उम्मीदवारों में से प्रमुख नेताओं को राष्ट्रपति द्वारा अपना मंत्री बनवाते हैं, जिसको बोलते हैं इनकी मिनिस्ट्री या मंत्रालय। अब मंत्रिमंडल क्या है बच्चों, मंत्रिमंडल क्या है, मंत्री परिषद के कुछ खास महत्वपूर्ण मंत्रालयों को, मंत्रालय जो भी देखिए सभी मिनिस्ट्री जो होती है बेटे हमारी यहाँ पर कैबिनेट में नहीं आते हमारे, इसमें क्या है स्पेशल मिनिस्ट्री के जो नेता होंगे हमारे मंत्री होंगे बेटे वही क्या आएंगे बेटे हमारे वो कैबिनेट में आते हैं, कि मंत्रालयों को मंत्रियों को मिलाकर एक मंत्रिमंडल बनता है। इसमें बेटे 15 से 20 तक ही हमारे जो हैं वो स्पेशल जो है मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े मंत्री होंगे हमारे, इसके अंदर जैसे डिफेंस हो गए हमारे, फाइनेंस हो गए, ये मेन मेन हमारे मंत्रालय आते हैं। ठीक है बच्चों, इनकी मीटिंग्स जो है हफ्ते में एक बार जरूर होती है प्रधानमंत्री के साथ, और ये नीतियां या फिर ये पॉलिसीज बनाते हैं देश को चलाने के लिए। वैसे देखा जाए तो आपकी जो आपकी स्टेट लिस्ट है, कांकर लिस्ट है, हमारे टोटल मिला के 160 से ऊपर जो है हमारे मंत्री होते हैं देश के अंदर। लेकिन ये जो 15 से 20 मंत्री होते हैं ये बड़े मंत्रालय हैं, और यही मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कैबिनेट। ओके बच्चों, यहाँ पर फिर कैबिनेट में तो हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों जो हमारी कैबिनेट है बच्चों यहाँ पर, तो ये कैबिनेट जो है ये एक छोटा सा हिस्सा है हमारे किसका बच्चों यहाँ पर, किसका, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी मंत्रिमंडल जो है वो मंत्री परिषद का एक जो है हमारा एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत अहम हिस्सा है बच्चों यहाँ पर। अच्छा, मंत्री परिषद एक संवैधानिक संस्था है,
जिसका संविधान में वर्णन भी किया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल जो है कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। आप जानते हैं मंत्रिपरिषद क्या है बच्चों, मंत्रालय होंगे, ऑफिशियली बांटे जाएंगे, लेकिन ये मंत्रिमंडल जो है संवैधानिक संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि इसका निर्माण प्रशासनिक कार्यों को बेहतर करने के लिए किया गया है बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पर इन लोगों ने 10 से 15 कहा है, कई बार इसको 15, मैक्सिमम 15 से 20 भी हो जाते हैं हमारे। मंत्रिपरिषद एक बड़ी सभा होती है। मंत्रिपरिषद में जो होंगे बेटे आपके ज्यादा मंत्री होंगे इसके अंदर, और इसमें कई सारे मंत्री होते हैं। वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल बहुत छोटी सी होती है बेटे हमारी, इसमें 10 से 15, कई बार 15 से 20 भी हो जाते हैं, इतने ही मंत्री रहते हैं। मंत्रिमंडल का एक छोटी सभा है जिसकी बैठक आसानी से कई बार बुलाई जा सकती है, हफ्ते में कम से कम एक बार तो ये लोग मिलते ही हैं बेटे। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतलब जो आपके डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें मंत्रिमंडल की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और ये एक महत्वपूर्ण सभा बन गई है। वही दूसरे, क्योंकि अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, मेन मिनिस्टर्स को बुलाया, और क्योंकि छोटी सी है बेटे हमारा जो है, अब यहाँ पर आपका कैबिनेट से बैठकर बातचीत की, डिसीजन लेना था बेटे, हम डिसीजन जल्दी और क्विक लिए जा सकते हैं बच्चे यहाँ पर, इसीलिए इसकी महत्वपूर्ण ये होता जा रहा है। दूसरी तरफ मंत्रिपरिषद एक आम सभा है और इसकी भूमिका मंत्रिमंडल की भूमिका में जो है वो भूमिका से बहुत कम है। ये आप ये याद रखिए बेटे, यहाँ पर जो कैबिनेट है उसकी वैल्यू भी उसका भूमिका ज्यादा बड़ी है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अधिक महत्वपूर्ण सभा, यदि हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की तुलना करें, मतलब आपने यहाँ पर देखना है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल जो है वो परिषद की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण सभा है। ठीक है, मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक ये भी है कि इसमें देश के बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो होते हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड किया जाता है बच्चों। मंत्रालय शामिल है जो कि प्रधानमंत्री के साथ लगातार टच में रहते हैं और देश की गंभीर मामलों पर ये चर्चा करते रहते हैं और नीतियां पॉलिसियां बनाना, क्या करना है सरकार को, इस कार्य में लगे रहते हैं। और मंत्रिमंडल की महत्वता इसलिए भी है क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक आमतौर पर आसानी से बुलाई जा सकती है, जबकि जो दूसरा केस है आपका कौन सा बेटे, आपका काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर हैं, इनको बुलाना बैठक करना इतना आसान नहीं होता, जल्दी जल्दी नहीं बुलाई जा सकती बच्चों। और प्रधानमंत्री बहुत तेजी से अपने इस मंत्रिमंडल की बैठक से नीतियां भी बना पाता है। ठीक है, और बना पाते हैं और निर्णय ले पाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बेटे हमसे क्या कहा गया है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया संक्षेप में आपको बताना है कि संविधान निर्माण। अच्छा बच्चों, यहाँ पर बच्चे जो हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यहाँ पर देखिए, संविधान जो है हमारे देश में जब बना तो उसे कितने साल का समय लगा। देखिए, हमारे देश में संविधान को बनने में बेटे कितना, भारत में संविधान का जो जो हमारा जो कानून है बेटे वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी रही है। इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, और भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। अब कौन किस किस तरीके से लगा बेटे हमारे, भारत भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित योजना पर आधारित। आप कैबिनेट मिशन क्या था बेटे, आप जानते हैं बच्चों, अंग्रेज जो है उनको मालूम था कि भाई देश तो आजाद होना ही है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब इनको भी आजाद कर दिया जाए, इनसे कह दिया जाइए अपने देश का आप जो है वो आप देश का कानून बना लीजिए, जिसके आधार पर प्रत्येक प्रांत और देशीय रियासत के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उसी रेशो के अंदर सीटों में बांट दिया गया। तकरीबन 10 लाख, मतलब ये कि भाई 10 लाख, हमने 10-10 लाख का ग्रुप बनाया है, 10 लाख का एक हेड बना। ठीक है, हमने 10 देश में जितने थे हमने 10-10 लाख की ग्रुप बना दिए जो जनसंख्या थी उस समय की। और इस प्रकार से बच्चों तकरीबन हमारे कितने देश के अंदर 389 लोग जो है वो इलेक्ट होकर आए। अब इनका काम क्या था बच्चों, इनका काम क्या था, इनका काम था देश के लिए कानून बनाना। कानून बनाने का काम था बच्चों यहाँ पर। अब इसे क्या कहा गया बच्चों, अच्छा इसी बीच में देश का बंटवारा हो जाता है और इस दौरान जो 90 मेंबर्स थे बच्चों हमारे इस ग्रुप के, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों, इसे कहा था हमारा असेंबली। मतलब कौन सी असेंबली बच्चों, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, या फिर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर संविधान बन रहे थे तो इसे ड्राफ्ट असेंबली कहा गया। अब ड्राफ्ट असेंबली है बच्चों हमारी, ड्राफ्ट असेंबली में अब कितने मेंबर्स हमारे रह गए बच्चों, उसमें रह गए 299 मेंबर्स, और अब उनको भारत के लिए संविधान बनाना था। ठीक है, पहला दिन बच्चों यहाँ पर अब जब आया था तो वो भी देखिए, पहला दिन आता है बच्चों भारतीय संविधान सभा का चुनाव
चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। अब इसमें बेटे क्या था, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक बेटे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसमें ना बेटे हमारा क्या था कि बहुत सारे लोग आए थे, तकरीबन 299 लोग थे, हर कोई अपने अपने जैसा संविधान बनाना चाहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो एक डिसीजन लिया गया कि पहले तो हमें ना अपना एक अध्यक्ष चुनना होगा। अब यहाँ पर बच्चों सिर्फ टेम्पररी तौर पर जो है 2 दिन के लिए यहाँ पर बच्चों सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद को जो है यहाँ पर अपना अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे बेटे हमारे, वो सच्चिदानंद जो है उनको अध्यक्ष चुना गया बेटा। ठीक है, फिर उसके 2 दिन बाद ही बच्चों हम लोगों ने क्या किया, अपना एक रेगुलर या फिर हमने एक परमानेंट जो है एक मेंबर या एक अध्यक्ष चुन लिया बच्चों हमारा किसका बेटे, यहाँ पर हमारी ड्राफ्ट असेंबली का, जो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे बेटे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके बच्चों, और इस प्रकार से फिर अब बच्चों यहाँ पर आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में उसको लिख दिया गया। अब ये बन के तैयार हो गया बच्चों हमारा कब, 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा ये तैयार हो चुका था। अब लेकिन अब यहाँ पर संविधान बनकर तैयार हुआ जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ओके बच्चों, यहाँ पर 299 नहीं, अच्छा यहाँ पर बच्चों ये था कि 299 तो बेटे क्या आते, लेकिन सब लोग जो हैं बेटे वो इतने जो है वो इनको नॉलेज नहीं थी, या इतने जो है वो नॉलेज थी, ठीक है हमारे देश के नेता हैं, ये बड़े नेता हैं बच्चों यहाँ पर, लेकिन ये जो है ना देश का संविधान बनाने का काम जो है बेटे किसको दिया गया, ये काम दिया गया ड्राफ्ट कमेटी को। ड्राफ्ट कमेटी मतलब हमारे 299 मेंबर्स में से ही एक ड्राफ्ट कमेटी बनी हमारी, जिसमें 5 लोग थे बच्चों, 5 पर्सन थे हमारे, और उनका हेड बनाया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हेड बनाया गया बच्चों, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद थे सिन्हा थे, जो कि 2 दिन के लिए रहे, बाद में उनकी जगह पर बेटे कौन बने हमारे जो स्थायी हमारे प्रेसिडेंट रहे बेटे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के स्थायी अध्यक्ष भी बने बेटे। फिर कहते हैं संविधान सभा आमतौर पर किसी भी प्रावधान को जोड़ने के लिए सर्वसम्मति का प्रयोग करती थी, मतलब जो भी नया रूल जोड़ना था, नया कानून जोड़ना था, कोई प्रावधान जोड़ना था, तो क्या होता था बेटे, मीटिंग्स हुआ करती थी। तो इसमें बेटे हमारी तकरीबन कितनी मीटिंग्स हुई, तकरीबन बच्चों 166 मीटिंग्स हुई। ओके, सभी लोग 166 बार मिले थे संविधान बनाने में बेटे। ओके बच्चों, यहाँ पर विभिन्न तरह के वाद विवाद भी सामने आए हमारे इसके बीच में। तो संविधान का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के समितियां भी बनाई गई, और आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन समितियों की अध्यक्षता की थी बेटे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहते हैं संविधान सभा तकरीबन बच्चों कितना लंबा समय लगा, 166 बैठकें हुई इनकी, और संविधान का जो निर्माण है उसको पूर्ण किया गया। अच्छा, अब जो है संविधान बनने के 2 महीने बाद 26 जनवरी, इसका भी एक कारण है बेटे, इसका कारण क्योंकि हमें मालूम था बेटे 26 जनवरी को ही हम लोगों ने कहा था कि हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग फ्री हो चुके हैं 1930 में। तो यही कारण था कि हम लोगों ने संविधान बनने के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को जो है अपने देश के संविधान को लागू भी किया। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहते हैं, इन लोगों ने कहा बच्चों आपसे संविधान में कौन, अच्छा 42 में यहाँ पर 42nd संविधान, आप जानते हो बच्चों इमरजेंसी का दौर, इमरजेंसी का टाइम, वहां पर बेटे आखिर कौन कौन सी 1976 बेटे इमरजेंसी आपातकाल चल रहा था, उसी दौरान हमारे संविधान में कौन कौन से परिवर्तन किए गए। 2 परिवर्तन का हमें बात हमें करनी है। तो बेटा जो 42nd हमारे जो संविधान अमेंडमेंट था, कानून में चेंजेस जो लाए गए थे वो इमरजेंसी के दौरान हुए थे बेटे हमारे। वर्ष था 1976 का, इसमें लागू किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में काफी बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए। अब कौन कौन से बच्चों यहाँ पर, इसीलिए संविधान संशोधन को लागू संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। 42 संशोधन के अंदर बेटे क्या हुआ था, 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। प्रस्तावना मतलब जानते हो, पहला पेज जो था हमारे कानून की किताब का,
ठीक है, उसमें चेंज किया गया, इसमें एक वर्ड जोड़ दिए गए कुछ, इसमें जैसे हम लोगों ने पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, ठीक है, यानी सेक्युलरिज्म को जोड़ दिया गया बच्चों। अब 42 में ही हमारे जो था बच्चों, इसमें क्या था बेटे, 42वें संविधान में संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भी ऐड कर दिए गए। नीति निर्देशक तत्व को में भी अब इसमें ऐड तो पहले से थे बच्चों, उनको संशोधित किया गया और 3 नीति निर्देशक तत्व जो उनको भी ऐड कर दिया गया। कौन कौन से थे बच्चों? अच्छा, मैं आपको नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएस बता दूं, वो आपके नियम होते हैं जिन्हें अगर देश की सरकार ना माने या ना उनको पूरा कर सके किसी कारणवश, तो वो एनफोर्सेबल नहीं है, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप। तो बेटे क्या था? समान न्याय और निशुल्क विविध सहायता। तो ये दूसरा क्या था? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और तीसरा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवन की सुरक्षा। ठीक है, यहाँ पर 43 के का यानी कि यहाँ पर ए, यहाँ 39 ए और इसको 48 ए का नाम भी दिया गया। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं बेटे, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश भी किया गया। अब यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज भी यहीं पर आई थी बच्चों, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब आपका मतलब यही थोड़ी है कि देशवासी हो बच्चों, हर सिक्के के दो जो है वो आपके क्या होते हैं, पहलू होते हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स बोलते हो अगर आप, तो आपको कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी तो आपको निभानी होंगी। अब ये थोड़ी है कि आपको लेना ही लेना होगा मम्मी पापा से, अब ये थोड़ी कहोगे कि मम्मी आप मुझे ये दे दो, पापा मुझे आप ये दे दो। भाई आपको भी तो कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखाना है। अगर मम्मी पापा आपकी सारी बातें या फिर आपकी जो जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रहे हैं, तो आप भी तो कुछ ना कुछ करोगे बच्चों उनको। आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, अच्छे मार्क्स लेकर आइए बच्चों, ये कुछ बनिए, देश का और अपना नाम, अपने बड़ों का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, उसको उज्जवल कीजिए बच्चों। तो इसे भी ऐड किया गया था। और हमारे बच्चों यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, ये ध्यान आपने रखना है बच्चों। फिर एक और प्रश्न बेटे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए। तो भारत में आप जानते हो बच्चों कि हमारे देश में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। तो आप जानते हैं हमारे देश में फेडरल सिस्टम है और उसका हेड कौन है? हाँ, भले ही उसकी पावर्स कम है राष्ट्रपति की, लेकिन है तो राष्ट्रपति हमारा हेड। तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित होती हैं, जिसका प्रयोग, अच्छा यहाँ पर ये क्या कहते हैं, अधीनस्थ पदाधिकारी। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रपति का जो जो आपने यहाँ पर बात कही गई है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुना जाएगा, तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है बच्चों, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, इसमें आम जनता जो है वो हिस्सा नहीं लेती है। इसके अंदर विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, इसके अंदर वही हिस्सा लेते हैं। विधानसभा जैसे हम लोग ये देखते हैं कि आप विधानसभा जो है, जैसे आपके चीफ मिनिस्टर के जब चुनाव होंगे, उनमें जो भी आपके बेटे एमएलए वगैरह बनते हैं विधानसभा में जीत कर आते हैं, वही लोग जो है बेटा वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। किसके लिए बेटे? यहाँ पर आपके राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो है बेटे क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल मतलब एक मंडल बनाया जाता है जो इलेक्शन कराता है हमारा किसका, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, जिसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहां पर याद रखिएगा लोकसभा राज्यसभा, देखिए टोटल अगर देखा है ऑलमोस्ट 800 जो है हमारे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है बेटे, यहाँ पर समझ में आ रहा है बेटे आपको यहाँ तक? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है और ये निर्वाचन गुप्त होता है, सीक्रेट। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो इतना बड़ा इन्होंने बताया आपसे, ये है क्या? देखिए मैं आपको एक यहां समझाता हूं छोटा सा, ये कि ये इसका अर्थ क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा देश है, आप क्या इसमें जो हमारे जो 800 मेंबर्स हमारे विधानसभा या फिर हमारे यहाँ पर आप राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब जो है इनकी क्या वोट्स की या फिर जो विधानसभा है हमारे, इनके जो आपके जो हमारे एमएलए वगैरह होते हैं, इनकी वैल्यू बराबर होती है नहीं। हर स्टेट के जो है
आपके एमएलएस की वैल्यू बराबर नहीं होती बच्चों हमारी। किस प्रकार से इनको चूज कैसे किया जाता है, देखिए फर्ज कीजिए कि हमारा जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की मैं आपसे कह रहा हूँ जनसंख्या मान लीजिए मोटे तौर पर बच्चों कितनी है हमारी, हमारी है बच्चों क्या 2.5 करोड़ आप मान सकते हो वैसे अगर देखा जाए तो हमारे। और दिल्ली के अंदर विधानसभा में कितनी सीट्स हैं बच्चों हमारी, 70 सीट्स हैं, आप इसको 2.5 करोड़, ठीक है। तो आप क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर पॉपुलेशन ऊपर, विधानसभा के मेंबर्स की संख्या नीचे, 1/1000 से इसको आप डिवाइड करेंगे, जितनी भी जो वैल्यू निकल कर आएगी, तो दिल्ली से जो भी बेटे हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जो भी टेक पार्ट करेंगे, जो हिस्सा लेंगे, उस उसकी जो होगी बेटे वैल्यू उतने ही पॉइंट्स होगी। सभी जो है एमएलएस की या फिर सभी की जो है बेटे इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती। समझ में आ रहा है बेटे आपको यहाँ तक ये? अच्छा, यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था बच्चों, राष्ट्रपति पद के चुनाव में उसी उम्मीदवार को सफल घोषित किया जाता है जिसने कुल वैध मतों के आधे से कम एक मत अधिक मतलब जो मोर देन 50% जो है, कोई सभी जैसे जो भी हमारा राष्ट्रपति कौन बनेगा बच्चों, मोर देन 50% अगर किसी को वोट मिल गए हमारे, ठीक है, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर वो जो है वो नेक्स्ट राष्ट्रपति बन जाएगा। इसे न्यूनतम कोटा भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्याशी प्रत्याशी यानी कि जो भी चुनाव में खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के लिए उनके न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है, उससे सफल घोषित कर भी दिया जाता है बच्चों। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है बेटे, जैसे 50 मोर देन 50% तो अभी यहाँ पर हर एक चुनाव का ही है बेटा हमारा। ओके, ऑटोमेटिकली ये बन ही जाएंगे बेटा, अगर मोर देन 50% को वोट मिले तो ये था बेटा हमारा ओवरऑल आज का ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहें बेटे हम लोग, या फिर आप ये प्रैक्टिस पेपर कहें। देखिए मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन यही आएंगे, लेकिन हाँ हमने इसको इतना डिटेल में पढ़ा है बच्चों, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स आप इसमें से आप निकाल सकते हैं। अगर आपने इसमें से पढ़ा तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन होने वाले हैं। और वैसे भी एक बात बताइए बच्चों कि अब इतना समय है नहीं, आपका 1-2 दिन के अंदर आपका जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। अब पूरी बुक्स पढ़ने से अच्छा तो ये है कि आप इसी की तैयारी कीजिए, और इसमें से प्रोबेबिलिटी है बच्चों कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ओके, तब तक के लिए बाय बच्चों।